लेकिन हमारा चैप्टर तो सर स्टार्ट हो रहा है 600 बीसीई से और वो 600 सीई तक जा रहा है, तो बीच के जो ईयर्स हैं वो कहां गए? ऋग्वेद तो संस्कृत में लिखा गया है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की भाषा और संस्कृत क्या सेम है? वहां पर रहते हुए इन्होंने संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की और इसी के साथ साथ एक कल्चर की विकास किया जिसको हम आज फॉलो करते हैं। तो क्या आर्यंस फॉरेनर्स हैं? अब लोगों ने क्या किया कि जब वो एक जमीन पर सेटल होना शुरू कर दिए तो उन्होंने उन जमीनों को अपना नाम देना शुरू कर दिया ताकि कोई और उस जमीन को हड़पना ना शुरू कर दे। और वहीं से हमें पता चलना शुरू हुआ कि साहब भारत के इतिहास में एक ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको साम्राज्य बोला गया। हेलो जय हिंद, नमस्कार माय डियर क्लास 12 लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटीज वाला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 600 BCE टू 600 CE। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर हम कौन सी टाइमलाइन की बात कर रहे हैं सर? यहां पर हम बात करने वाले हैं 600 BCE से लेकर 600 CE तक की। एंड किस बारे में बात करने वाले हैं सर? हम बात करने वाले हैं किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में, हम फार्मर्स के बारे में बात करेंगे, हम टाउन्स के बारे में बात करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे अर्ली स्टेट्स, मतलब अलग अलग राज्यों का जो निर्माण हुआ भारत के अलग अलग हिस्सों में, जो अलग अलग राजा रूल करने आए उनके बारे में, एंड इकोनॉमीज की इन 1200 सालों में अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ। अब अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो ये चैप्टर शुरू होता है उस जगह से जहां पे इंडस वैली खत्म हुआ था। लेकिन क्या एग्जैक्टली ये वहीं से शुरू हो रहा है? नहीं सर। आपको याद होगा पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये मैप है हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज का और ये मैप है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लेटर फेज का, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगा था। इन दोनों मैप्स को देख के आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगा पाएंगे कि अब पॉपुलेशन का शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा भारत की तरफ होना शुरू हो गया था। लेटर फेज का टाइम पीरियड है सर 1900 से 1300 BCE तक का, मतलब यहां तक की बात हमने थोड़ी बहुत कर ली थी। लेकिन हमारा चैप्टर तो सर स्टार्ट हो रहा है 600 BCE से और वो 600 CE तक जा रहा है, तो बीच के जो ईयर्स हैं वो कहां गए? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो बात की, अगर आपको टाइमलाइन में थोड़ी सी याद दिलाऊं तो हमने बात की थी कि अर्ली फेज का टाइम पीरियड है 6000 से 2600 BC, मैच्योर फेज का टाइम पीरियड था 2600 से 1900 BC और लेटर फेज का टाइम पीरियड था 1900 से 1300 BC। बिल्कुल सही सर। अब जब हमने इन फेजेस की बात की, ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है 600 BCE से और जा रहा है 600 CE तक, तो 1300 से लेके 600 के बीच में इसका क्या हुआ? व्हाट अबाउट दिस टाइम पीरियड? क्योंकि यहां पे जो डेवलपमेंट हुए होंगे उसी का असर तो इन 1200 सालों में आकर देखने को मिलेगा। तो इन बीच के ये लगभग 1000 सालों का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दीज 1000 ईयर्स? अब एनसीईआरटी के अंदर ना ये 1000 साल बहुत ही शॉर्ट में हमें समझाए गए हैं, बट हमें ये 1000 साल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आगे के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनते हुए चलेगा कि इन 1000 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ। अब पिछले चैप्टर की ही मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो आपको याद होगा कि आर.ई.एम. व्हीलर साहब, ये एक हिस्टोरियन थे एज वेल एज ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर.ई.एम. व्हीलर साहब ने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी थी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, के हड़प्पन सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, उसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी थी विच वाज कॉल्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि साहब 1500 BC के आसपास से भारत में एक ग्रंथ लिखा जाना शुरू हुआ, कंपोज रचना शुरू हुई उसकी, विच वाज कॉल्ड ऋग्वेद। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया और ऋग्वेद के अंदर एक भगवान का जिक्र किया गया है हु वाज कॉल्ड पुरंदर, और ये पुरंदर कोई और नहीं बल्कि भगवान इंद्र हैं, जिनको युद्ध का देवता भी माना जाता है। और इन पुरंदर की पूजा कर रहे हैं आर्यंस, जिन्होंने ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन किया है संस्कृत भाषा में। अब पुरंदर, अगर आप इस शब्द को समझेंगे तो पुर का मतलब होता है फोर्ट, किलेबंदी, ऊंची ऊंची दीवारें, और पुरंदर मतलब उन किलों को नष्ट करने वाला, और इनकी पूजा आर्यंस कर रहे हैं। अब ये आर्यंस कौन है? हु आर दीज आर्यंस? सर ये आर्यंस कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने इस ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन की। तो क्या ये आर्यंस भारत के ही लोग हैं? आर दीज इंडियंस? मुश्किल लगता है सर। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत भाषा में ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन कर रहे हैं 1500 BC के आसपास, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या भाषा बोलते थे? क्या हमें इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं सर, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वी डू नॉट नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन ऋग्वेद तो संस्कृत में लिखा गया है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की भाषा और संस्कृत क्या सेम है? नहीं सर, ये सेम नहीं है। मतलब दीज आर्यंस वर बेसिकली नॉट द इंडस वैली पीपल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि इवन ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है कि ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन आर्यंस ने किया है, और आर्यन का मतलब होता है फ्रेंड्स या किन्समैन, रिश्तेदार या दोस्त। ये आर्य शब्द से निकल कर आया है। अब डिबेट शुरू हुई आगे आने वाले समय में कि आर्यंस कौन थे। इतिहासकारों ने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी इन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। अब बेसिकली ये पूरी कहानी शुरू होती है 1500 BC के आसपास से, जब वेदों का कॉम्पोजिशन शुरू हुआ, वेदों की रचना होनी शुरू हुई। अब आप देखेंगे कि 1500 से लेकर 500 BC के बीच में
जो वेदों का कॉम्पोजिशन हुआ वही वेद हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं इन 1000 सालों को जानने के लिए, और इसी कारण से इतिहासकार इन 1000 सालों को वैदिक पीरियड बोलते हैं। अब इस वैदिक पीरियड को इतिहासकारों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 500। इन 1000 सालों के अंदर टोटल 4 वेदों की रचना हुई है। पहले 500 साल में केवल एक ही वेद की रचना हुई है, विच वॉज कॉल्ड ऋग्वेद, और इसीलिए इस पीरियड को अर्ली वैदिक फेज या ऋग वैदिक फेज बोला जाता है। और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, और वहीं पर 1000 से 500 के बीच में 3 और वेदों की रचना हुई है। कौन कौन सा सर? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राइट सर, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? सर ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और इनको आर्यंस ने कंपोज किया है। ये वेद हैं क्या? ये वेद कुछ और नहीं बल्कि ऐसी किताबें हैं जिनमें मंत्र हैं या श्लोक हैं। किसके लिए? देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं को पूजने के लिए मंत्र या श्लोक दिए हुए हैं। और यहां पर ये आर्यंस कौन सी भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत भाषा, जिसका अभी तक हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि कोई लेना देना था हड़प्पन सभ्यता के लोगों के साथ, क्योंकि हड़प्पन सभ्यता की भाषा या उनके स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब क्या माना जाता है? हमें यह बताया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आर्यन जो थे ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। सेंट्रल एशिया बेसिकली उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो इलाका है, वहां से आए हुए लोग थे। ये बेसिकली आदिवासी कबीले थे जो जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, और ये भारत की तरफ आना शुरू हुए, और भारत आकर इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में रहना शुरू किया। और माना जाता है कि तभी इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को डिस्प्लेस किया, और ये उस जगह पर आकर रहने लगे। वहां पर रहते हुए इन्होंने संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की, और इसी के साथ साथ एक कल्चर की विकास किया जिसको हम आज फॉलो करते हैं। तो क्या आर्यंस फॉरेनर्स हैं? अब देखो, ये आर्यन थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हुई हिटलर के टाइम से, जब हिटलर ने कहा कि आर्यन बेसिकली वो लोग होते हैं जो गोरे होते हैं, जिनकी आंखें ब्लू होती हैं, और ये सबसे सुपीरियर रेस है। मतलब आर्यन का बात होना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ रेस। रेस का मतलब होता है स्किन कलर, कि भाई जो गोरे होते हैं, जिनकी आंखें नीली होती हैं, जिनके बाल भूरे होते हैं, वो आर्यन होते हैं। सब देशों ने धीरे धीरे करके बोलना शुरू किया, नहीं साहब हम आर्यन हैं, आर्यंस हमारे यहां से आए थे, क्योंकि वो खुद को सुपीरियर बताना चाहते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतिहासकारों ने क्या समझा कि भाई आर्यंस का किसी भी रेस से लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ रेस या कलर। आर्यन शब्द का लेना देना है एक भाषा के साथ। आर्यंस आर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, वो एक भाषीय ग्रुप है, एक भाषीय वो जनजाति है जो संस्कृत भाषा बोलती थी, और वो भारत के नॉर्थ वेस्ट में आकर सेटल हो गई, और यहां पर रहते हुए उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे कल्चर का डेवलपमेंट किया जिसको आज हम फॉलो करते हैं, जिसको आज हम लोग हमारे भारत में मानते हैं। अब ये आर्यंस जो थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अलग अलग कबीलों में रहते थे। ये चरवाहे कबीले थे जो अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, और ये एक एक करके भारत में आना शुरू हुए और नॉर्थ वेस्ट में सेटल होना शुरू हुए, खासकर सप्त सिंधु के इलाकों में, जो 7 नदियां हैं उसके बीच के इलाकों में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ कबीलों के नाम है: गांधारी, पख्ता, मुजावंत, शिव, कृवि, द्रुह्यु, पुरु, संजया, तुर्वासा, भल्लन, किनकाता, यदु, भरत, पुरु। ये कुछ कबीलों के नाम है जो यहां पर आकर रहना शुरू कर रहे हैं। अब ये जो फेज है ये है अर्ली वैदिक फेज, 1500 से 1000 बीसी के आसपास। अब जब इन आर्यंस ने भारत में आना शुरू किया 1500 से 1000 बीसी के आसपास, तो इनकी इकोनॉमी क्या थी? ये मेनली क्या काम करते थे? सर देवर नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, ये घुमक्कड़ चरवाहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ ट्रैवल करते रहते थे, और ये कोई भी सेटल्ड जीवन नहीं जीते थे, ये अनसेटल्ड जीवन जीते थे। और ये हंटिंग या ये नोमैडिक पास्टोरलिज्म इनकी प्राइमरी एक्टिविटी थी। साथ ही साथ कुछ स्तर पे, बहुत लिमिटेड स्तर पे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे, बट बहुत बड़े स्तर पे नहीं करते थे। अब ये लोग ट्राइबल पीपल थे, ये लोग कबीलों में रहते थे। दे लिव्ड इन ट्राइब्स, दैट मींस कबीला। ये आदिवासी लोग थे, ये ग्रुप्स बनाकर रहते थे, और एक ग्रुप में लगभग 50 से 100 मेंबर्स होते थे। अब हर एक ग्रुप के अंदर, हर एक कबीले के अंदर जितने भी मेंबर होते थे वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। कैसे? सर वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे, उनके बीच में कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होता था, और इसीलिए उन सभी की आइडेंटिटी जो होती थी वो कॉमन आइडेंटिटी होती थी। मतलब हर व्यक्ति को उसके कबीले के नाम से जाना जाता था, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके कबीले से होती थी। अब इसीलिए आप देखो कि यहां पर कबीलों के लिए टर्म यूज होता था जन। जन का मतलब होता है कबीले के लोग। अब जैसे कुछ कबीलों के नाम भरत जन, पुरु जन, द्रह्यु जन, अनु जन, यदु जन। जन का मतलब होता है लोग, तो यदु जन का मतलब क्या हुआ? यदु कबीले के लोग। अनुजन का मतलब क्या हुआ? अनु कबीले के लोग। द्रुह्यु जन का मतलब क्या हुआ? द्रुह्यु कबीले के लोग। तो ये लोग कबीले में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं, बट ये कबीले आपस में लड़ते रहते हैं थ्रू आउट द टाइम। क्यों? सर ट्राइबल वॉरफेयर इज परमानेंट अमंग्स देम। क्यों? सर पशुओं के लिए, और दूसरा घास के मैदानों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास पशु हैं, पशु इनकी एक इंपॉर्टेंट वेल्थ है, बिकॉज दे आर नोमैडिक पास्टोरलिस्ट। तो ये पशुओं के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं इन पशुओं को लेकर, घास के मैदानों को लेकर। इनफैक्ट आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जहां पर भरत नाम का कबीला बहुत फेमस था, और इनके अगेंस्ट में 10 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी, और भरत राजाओं ने उनको हरा दिया था। यहीं से माना जाता है भारत का नाम निकल कर आया है। आगे चलकर भरत और पुरु साथ में आ गए और वो बन गए कुरु। ये भरत और पुरु साथ में आ गए एंड दे फॉर्म्ड व्हाट? सर दे फॉर्म्ड कुरु। और आगे चलकर ये कुरु मिल गए पांचाल के साथ और इन्होंने बनाया कुरु पांचाल, जो महाभारत की कहानी है कुरु पांचाल वाली। तो भरत और पुरु मिलकर कुरु बनाए।
अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 से 1000 बीसी के आसपास जब ये आर्यंस भारत में आकर सेटल होना शुरू ही कर रहे थे, तो मैंने बताया ये कबीलों में रहते, तो इनके कोई राज्य नहीं होते थे, ये कबीलों में रहते थे। हर कबीले का एक सरदार होता था। एवरी ट्राइबल ग्रुप वाज हेडेड बाय अ चीफ, जो चुना जाता था। चुना जाता था किस बेसिस पर? अपनी काबिलियत के बेसिस पर, अपने युद्ध कौशल के बेसिस पर, और वो अपने ग्रुप को युद्ध में लीड करता था। वो लोगों का हेड होता था, मतलब वो किसी टेरिटरी का हेड नहीं है, वो किसी साम्राज्य का या किसी एरिया का हेड नहीं है, वो अपने लोगों का हेड है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह अपने लोगों के साथ ट्रेवल कर रहा है और वो अपने लोगों का हेड है। तो जहां उसके लोग वहां राजा। अभी वो किसी टेरिटरी का हेड नहीं है, वो किसी एरिया का हेड नहीं है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि ये नोमैडिक पास्टोरलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्शन ये लोग कर नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली टैक्सेशन यहां पर कोई भी रेगुलर टैक्सेशन नहीं है, और सिर्फ गिफ्ट्स होते थे जो लोग अपनी खुशी से अपने सरदार को देते थे। वॉलंटरी गिफ्ट्स कहा जाता था उनको, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से दिया जाता था। सरदार लोगों से कोई टैक्स नहीं लेता था। अब चूंकि टैक्स नहीं है तो ना कोई स्टैंडिंग आर्मी है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है। बेसिकली सरदार क्या करता था? अपने लोगों से ही मिलजुल कर पूछ कर डिसीजन लेता था, और उसी से उनकी एक बेसिकली अपनी ही खुद की ग्रुप की एक छोटी सी सरकार चलती थी, जहां पे हर मेंबर उस कबीले का, उस सरकार का भी हिस्सा होता था, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता था। अब आता है, ये है अर्ली वैदिक पीरियड। ये देखो, इस इलाके में लोगों ने सेटल होना शुरू किया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज अ कांस्टेंट शिफ्ट। कहां से? सर, इंडस वैली से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स गंगा वैली। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये वाला जो इलाका है, दिस इज द एरिया ऑफ गंगा वैली। यहां से गंगा नदी बहकर जा रही है और गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहकर जा रही हैं। यू विल सी द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग टुवर्ड्स गंगा वैली, और आगे चलकर दोबारा से पॉपुलेशन का शिफ्ट यहां पर हो जाएगा और यहां पर दोबारा से शहरों का निर्माण होगा। पहले शहर इंडस वैली में बसे थे, अब दूसरे शहर बसने शुरू होंगे गंगा वैली की तरफ। दिस इज लेटर वैदिक पीरियड। अब आता है लेटर वैदिक पीरियड। नाउ यू कैन सी दीज पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स गंगा वैली, राइट सर। लेटर वैदिक पीरियड ये शुरू होता है 1000 बीसी से और चलता है 500 बीसी तक। पता है लेटर वैदिक पीरियड में एक सबसे मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ? ये अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को डिवाइड करने वाला ये जो 1000 बीसी है, आखिर क्यों इसको डिवाइडिंग पॉइंट माना गया? व्हाई ओनली 1000 बीसीई? बिकॉज 1000 बीसी में हुआ एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट, एंड दैट वाज यूज ऑफ आयरन। लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों को लोहा मिल गया और लोहे का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया। इट वॉज फ्रॉम 1000 बीसी आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लोगों ने उससे टूल्स बनाने शुरू किए, वेपन्स बनाने शुरू किए। नाउ इमेजिन, अभी तक मैं ब्रॉन्ज और कॉपर यूज कर रहा था, बट लोहा उससे कहीं ज्यादा कठोर होता है, कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो अब अगर मेरे पास लोहे के टूल्स और वेपन्स हैं तो क्या मैं दूसरे लोगों को इजीली हरा सकता हूं युद्ध के अंदर? हाँ सर। और क्या मैं नए इलाकों में जंगलों को काट कर उस इलाके को अपने कब्जे में कर सकता हूं? हाँ सर। इस इलाके में गंगा वैली का ये जो इलाका है, इसको हम एलुवियल प्लेन भी बोलते हैं। आपको पता है ना, नदर्न प्लेन्स भी बोला जाता है, जो सबसे फर्टाइल इलाका माना जाता है। अब जब यहाँ पे लोग नहीं रहते थे तो यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, और पत्थर, कॉपर या ब्रॉन्ज के टूल्स इन जंगलों को काटना आसान नहीं था। लेकिन आगे चलकर जब लोहे के टूल्स आने शुरू हो गए तो क्या लोगों के लिए आसान था इन जंगलों को काटना और इस जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बना पाना? हाँ सर। दूसरी चीज, अब इनके पास लोहे के टूल्स हैं तो क्या इस जमीन पर खेती करना भी आसान हो सकता है? हाँ सर, क्योंकि पहले ये जमीन बहुत दलदली थी, तो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स से यहाँ खेती करना आसान नहीं था। बट अब लोहे के आने के बाद इस जगह पर खेती आसानी से की जा सकती। नाउ अगेन I'll take you to one more point। जब इस इलाके में खेती होगी वो भी लोहे के टूल्स के साथ, क्या लगता है सर? बहुत जबरदस्त खेती होगी, सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। और जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो क्या शहरों का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा सर। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी तो हमने यही देखा था। 1000 बीसी के आसपास जब एक बार आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो अब देखेंगे आप कि इन आर्यंस ने पास्टोरलिज्म कम कर दिया और अब ये खेती करने लग गए। दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन बन गया। अब अभी भी ये लोग रहे कबीले में ही रहे हैं, लेकिन पहले लड़ाई क्यों होती थी कबीलों के बीच में? सर, जानवरों के लिए। लेकिन अब खेती हो रही है तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सर, जमीन और पानी। अब लड़ाई किस लिए हो रही है कबीलों के बीच में? सर, जमीन और पानी के लिए। अब जब खेती हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए एक अच्छी जमीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारा उस जमीन पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे करके इन कबीलों ने सेटल होना शुरू कर दिया, एक जमीन के पास सेटल होना शुरू कर दिया। और सेटल होने के साथ साथ देखो, बहुत जरूरी होता है ना कि हम ये बताएं कि भाई ये जमीन हमारी है, ताकि इस पे कोई और आकर ना रहने लग जाए, क्योंकि ये जमीन की क्वालिटी अच्छी है। तो हर कोई चाहता था कि अच्छी जमीन को वो अपने अंडर में कर लें। जमीन की लड़ाई हो रही है, जिसको जो जितना ज्यादा जमीन अपने अंडर में रखेगा वो उतना प्रभावशाली होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हर व्यक्ति एक जमीन को अपने कब्जे में करना चाहता है। अब सपोज हम किसी जमीन को अपने कब्जे में करते हैं तो क्या करते हैं आज के टाइम पे? सर, हम उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं ना, ऑन पेपर हम नाम लिखवाते हैं कि साहब ये जो जमीन है ये एक व्यक्ति के नाम से, तो हमने लिखवा दिया कि साहब दिस दैट विच इज XYZ पर्सन के नाम पर ये जमीन है, मतलब हम उसको नाम दे देते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि जब वो एक जमीन पर सेटल होना शुरू कर दिए तो उन्होंने उन जमीनों को अपना नाम देना शुरू कर दिया, ताकि कोई और उस जमीन को हड़पना ना शुरू कर दे।
राइट। और क्या नाम दिया गया सर? अपने कबीलों के नाम पर। लोगों ने उसको किस नाम से बुलाना शुरू किया? उस जमीन को अपने कबीलों के नाम पर। बात समझे? मैंने क्या बताया था? लोगों को किस नाम से जाना जाता था? उनके कबीले के नाम से। और जब उन्होंने एक जमीन पर सेटल होना शुरू कर दिया तो उन्होंने उस जमीन को भी अपने नाम से बुलाना शुरू कर दिया कि साहब ये पुरु की जमीन है, ये पुरु जन की जमीन है। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी जमीन किसकी होगी? जो वहां पर पहले पहुंच गया। साहब मैं इस कमरे में पहले आया, मैंने बोला ये जमीन मेरी, अब यहां पर कोई और नहीं आएगा। मतलब जहां पर किसी कबीले के लोगों ने सबसे पहली बार आकर पैर रख दिया वो जमीन उनकी हो गई। एंड that is how came the concept of territorial regions, territorial states, कि राज्यों का निर्माण धीरे धीरे यहीं से शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी अपनी जमीन को डिफाइन करना शुरू कर दिया। किस बेसिस पर? कि हमारे जन ने जहां आकर पहली बार अपना पद रखा, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, मतलब हमारे कबीले के लोगों ने जहां पहली बार आकर पैर रख दिया वो हो गया हमारा जनपद। इससे निर्माण होना शुरू हुआ धीरे धीरे करके टेरिटोरियल स्टेट्स का, विच वर कॉल्ड व्हाट सर? दीज वर कॉल्ड जनपद। हर एक कबीले ने एक एरिया को अपना नाम दे दिया और बोला साहब ये हमारी टेरिटरी। अब धीरे धीरे करके एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, एक राज्य का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि साहब ये टेरिटरी हमारी है, ये टेरिटरी हमारी है। ट्राइब्स ने अलग अलग जगहों पर सेटल होना शुरू कर दिया और उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने कबीले के नाम के बाद में उसको अपना नाम देना शुरू कर दिया। एंड इट वाज कॉल्ड जनपद। जहां जन मतलब कबीले के लोगों ने पहली बार आकर पैर रखा वो उनकी जमीन हो गई। एंड इट वाज कॉल्ड जनपद। ठीक है। कुरु जनपद, द्रुहियु जनपद, पुरु जनपद, समझ रहे हो? यदु जनपद, ये यहां से निकल कर आए जनपद का कॉन्सेप्ट। एंड सी लेटर वैदिक पीरियड में पीपल दे कंप्लीटली शिफ्टेड टू गंगा वैली का इलाका। अब ऑब्वियस सी बात है, जब टेरिटरी के ऊपर कब्जा होना शुरू हुआ तो पॉलिटिकल चेंजेस भी होंगे, राजनीतिक बदलाव भी होंगे। पहले सरदार जो था वो अपने लोगों का सरदार था, तो जहां लोग वहां सरदार, लेकिन अब जो सरदार है वो एक एरिया का सरदार है, तो उसे अपने एरिया को दूसरों से डिफेंड करना है। दूसरी चीज, अब वो सरदार सरदार नहीं रहा, वो अब राजा बनना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड बिकमिंग अ किंग। वो अथॉरिटेटिव हो रहा है, वो अथॉरिटी अब धीरे धीरे अपने हाथों में ले रहा है। राजा का पोजीशन अब हेरिडिटरी हो रहा है, धीरे धीरे वंशानुगत हो रहा है कि राजा के बाद राजा का बेटा अगला राजा बनेगा। राजन ने, चीफ सरदार की जगह अब राजन्य का कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। और अब क्योंकि खेती अच्छी होनी शुरू हो गई है, ऑब्वियसली खेती अच्छी हो रही है और इस इलाके में तो बहुत प्रोडक्टिव खेती हो रही है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है। उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को राजा एज अ टैक्स ले रहा है, उस टैक्स की मदद से आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, मंत्रिमंडल अपॉइंट कर रहा है। और क्या राज्य व्यवस्था का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या एक राज्य व्यवस्था का निर्माण हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का निर्माण हो रहा है? हाँ सर। टैक्सेशन कंपलसरी कर दिया गया। अब सोचो, पहले वही लोग हैं जिनको कोई टैक्स नहीं देना है, जो राजा के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, अब इस टाइम तक आते आते राजा ने उनको साइडलाइन कर दिया। अब उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है और राजा उनको बोल रहा है कि साहब अब मैं जो डिसीजन लूंगा आपको मानना पड़ेगा। तो क्या लोग इस चीज के लिए रेडी होंगे? नहीं सर। अब जब लोग रेडी नहीं होंगे तो क्या किया गया? संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ संस्कृत ग्रंथ लिखे गए जिन्हें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र बोला गया। और उसमें क्या बोला गया कि साहब राजा अगर टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है और राजन के पास ये हक है कि वो पूरे एरिया को रूल कर सकता है। लोगों के लिए नियम कानून कंपोज करने शुरू किए गए 6th सेंचुरी बीसी से, ताकि लोगों को यह बताया जाए कि नहीं साहब ये जो भी व्यवस्था चल रही है ये कुछ भी गलत नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ राज्य निर्माण का कॉन्सेप्ट। अब धीरे धीरे करके जनपदों के बीच में लड़ाई होगी, एक राजा दूसरे को हराने की कोशिश करेगा ताकि उसके राज्य को अपने कब्जे में कर सके। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा राज्य और उतना पावरफुल राजा, तो उनके बीच में लड़ाई शुरू होने लगी। अब कुछ जनपद ने दूसरों को हराना शुरू किया और उनको हड़पना शुरू किया। माना जाता है 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते 16 महाजनपद आ गए। अब जनपद छोटे छोटे राज्य, महाजनपद बड़े राज्य। जब एक जनपद ने दूसरे को हराया वो बड़ा होता गया, तो 16 महाजनपद निकल कर आए। और उन्हीं 16 महाजनपद में से आगे चलकर निकल कर आया मगध, और उसी मगध के अंदर नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो बेसिकली अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं। शॉर्ट में एकदम अगर कंपैरिजन देखना हो तो मैंने शॉर्ट में एक आपको ये फ्लो चार्ट बनाकर दे दिया है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों फेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आया ऑफ जनपद। नाउ ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी बातें यहां पर कहां लिखी हुई हैं। देखिए, माना जाता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में 1500 सालों के बीच में कई सारे विकास हुए। कौन से 1500 साल सर? हड़प्पन सभ्यता के अंत के बाद से लेकर 500 बीसी के बीच में, तो 1500 सालों के बीच में लगभग कई सारे डेवलपमेंट हुए। क्या सर ये वही टाइम है जब ऋग्वेद का कॉम्पोजिशन हुआ? किसके द्वारा सर? वो लोग जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रह रहे थे। दोबारा से खेती का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इसी टाइम पर भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासकर नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू और कर्नाटका के इलाकों में। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि साउथ इंडिया के अंदर, ये जो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन है, ये लोग खेती तो कर ही रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? लोग खेती तो कर ही रहे हैं, खेती के साथ साथ थोड़ा बहुत उन्होंने एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया है। बट साउथ इंडिया के अंदर इस समय जो कल्चर चल रहा है उसको बोला गया मेगालिथिक कल्चर, और वहां पे भी आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया। व्हाई आर दीज नोन एज मेगालिथिक कल्चर? बिकॉज वहां पर हमें क्या मिला है?
ऐसी कई सारी कब्र मिली है। जनरली साउथ इंडिया में क्या होता था, लोग ऐसे कब्र बना लोगों को दफनाते थे और उसके ऊपर इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर रखकर कुछ स्ट्रक्चर बना देते थे, विच वर कॉल्ड मेगालिथ्स। तो साउथ इंडिया या डेक्कन के अंदर इस समय जो कल्चर चल रहा है, यहां पर साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर, यहां पर लोग मेनली क्या कर रहे हैं, 1000 बीसी के आसपास से 1000 बीसी से लेकर 300 बीसी तक यहां पर क्या चल रहा है सर, लोग मेनली यहां पर पास्टोरलिज्म कर रहे हैं, पास्टोरलिज्म कर रहे हैं, और कुछ हद तक स्मॉल स्केल में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट बहुत बड़े स्तर पे नहीं। और प्लस ये अलग अलग प्रकार की कब्र बना रहे हैं, इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है जिसको बोला गया मेगालिथिक कल्चर। क्या बोला गया मेरी जान? मेगालिथिक कल्चर। वाई मेगालिथिक? मेगा मतलब बड़े, लिथिक मतलब पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों से ये अपनी कब्रों को सजा रहे थे, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड मेगालिथिक कल्चर। तो डेक्कन में या साउथ इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, यहां लोग एक नए तरीके से अपने मृत व्यक्ति को दफना रहे हैं, विच वॉज कॉल्ड मेकिंग एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर, जिनको मेगालिथ बोला जाता है। सेंट्रल और साउथ इंडिया में इसको फॉलो किया जा रहा था और इसको मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। और साउथ इंडिया में भी इस समय आयरन के टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, क्योंकि इन कब्रों के अंदर हमें आयरन के टूल्स मिलना शुरू हो गए थे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी से अब हमें प्रमाण मिलने शुरू होते हैं राज्य के निर्माण के। अब बड़े बड़े साम्राज्य बनना शुरू हो रहे हैं, राज्य बनना शुरू हो रहे हैं, राज्य बन रहे हैं, साम्राज्य बन रहे हैं, किंगडम्स बन रहे हैं, नई नई पॉलिटिकल प्रोसेस हो रही है, राजा महाराजा आ रहे हैं रूल करने के लिए। और इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, किन मटेरियल्स के बेसिस पर, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स और विजुअल मटेरियल। पिछले चैप्टर के अंदर हमने मेनली किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था सर? आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, याद है ना। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली बात करेंगे किस बेसिस पर सर? इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों के बेसिस पर, सिक्कों के बेसिस पर, पेंटिंग्स के बेसिस पर, है ना, राजाओं के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के बेसिस पर, क्योंकि अब इस पीरियड से 600 बीसी से हमें लिखित प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं और अब इस बेसिस पर हम इस पूरे समय का इतिहास लिखना शुरू करेंगे। अब ये इस समय की जो पूरे इतिहास की कहानी है, ये शुरू कहां से होती है, ये शुरू कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1838 से, जब भारत के अंदर, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, लिखने के लिए कुछ होता नहीं था, तो ऐसे पत्थरों के ऊपर राजा महाराजा क्या करते थे, कुछ भी लिखवा देते थे। अब ये उस समय उन्होंने जिस भाषा में लिखवाया हमें नहीं पता ये क्या है। ऑब्वियसली जब आगे चलकर इनको पढ़ा गया तभी हम समझ पाए कि इसमें लिखा क्या गया है। तो इसको जब पहली बार पढ़ा जाना शुरू किया गया तब हमें इस समय के इतिहास के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? ऐसे शिलालेखों को पढ़ना। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, पत्थरों पर लिखाई जो की जाती है उसको पढ़ने को इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, और उनकी पढ़ाई को एपिग्राफी बोला जाता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है कहां से सर? ये पूरी कहानी शुरू होती है विथ जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की फैक्ट्री में काम करते थे। अब इन जेम्स प्रिंसेप साहब ने क्या किया, 1838 में इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की, कुछ ऐसे शिलालेखों की स्टडी की, और इन्होंने पाया कि उन शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है। एक राजा का नाम है जिसका टाइटल क्या है, उस राजा का टाइटल है पियदस्सी, मतलब उस राजा का नाम मेंशन नहीं है बल्कि उसमें टाइटल लिखा हुआ है पियदस्सी। अब ये किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं, और इसको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप साहब ने। अब जब उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि यहां पर एक राजा का जिक्र किया गया जिसको पियदस्सी बोला गया, मतलब देखने में प्यारा लगने वाला, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में प्यारा लगने वाला। इनफैक्ट कुछ और भी इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें राजा का नाम अशोक लिखा हुआ था। तो व्हेन ही मैच्ड दीज इंस्क्रिप्शन, जब उन्होंने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को मैच किया तो ही फाउंड कि पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि राजा अशोक है, एंड ही इज द मोस्ट फेमस किंग, जिनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बुद्धिस्ट ग्रंथों के अंदर भी किया गया था। और वहीं से हमें पता चलना शुरू हुआ कि साहब भारत के इतिहास में एक ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको मौर्यन साम्राज्य बोला गया, और इन साम्राज्यों की स्थापना कैसे हुई, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जब हमने उस इतिहास को जानना शुरू किया, देन वी केम अप टू महाजनपद, जनपद एंड इन सारी चीजों के बारे में। अब ये इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं? देखिए सिंपल शब्दों में इंस्क्रिप्शंस ये राइटिंग्स होती हैं जो हार्ड सरफेस पे की जाती हैं, जैसे स्टोन के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर या किसी मटके के ऊपर। ये बेसिकली राजा के अचीवमेंट या राजा की एक्टिविटीज या अलग आइडियाज को, ये उन आइडियाज को मेंशन करते हैं या उन आइडियाज को लिखवाया गया है, उनके बारे में लिखवाया गया है जो राजा लिखवाना चाहता था या कोई और लिखवाना चाहता था। उस समय चूंकि हमारे पास कोई पेपर वगैरह तो होता नहीं था, तो पत्थरों में ही गुदवा कर, पत्थरों में ही ऐसे खुदवा खुदवा कर कुछ भी लिखवाया जाता था, और इन्हीं को बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। इनमें बेसिकली राजा के काम, राजा के डोनेशन या मैन और विमेन ने कोई डोनेशन दिए किसी धार्मिक स्थलों को, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं जिनमें कई बार डेट्स भी लिखे हुए होते हैं, ऑथर के नेम भी लिखे हुए होते हैं, बट जनरली इतिहासकार क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग से पहचानने की कोशिश करते हैं। उसको बोला जाता है पैलियोग्राफी।
देखो, हम आज जो ए अक्षर बनाते हैं, क्या हमेशा से ए अक्षर बनाते थे? नहीं, पहले कभी ए अक्षर अलग तरीके से बनाया जाता रहा होगा। तो इतिहासकार ये देखते हैं कि इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो किस समय में लिखे जाते थे, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन को कब लिखा गया होगा। जैसे वो बताते हैं, देखिए कि हमें ए जो अक्षर है ये 250 बीसी के आसपास ऐसे लिखा जाता था, और 500 सी के आसपास ऐसे लिखा जाता था। तो अगर किसी इंस्क्रिप्शन में ऐसा ए अक्षर लिखा हुआ है तो हमें पता है वो 500 सी का है, अगर ऐसा ए अक्षर लिखा है तो हमें पता है वो 250 बीसी का है। अब माना जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने जिन शिलालेखों को डिसाइफर किया उसमें कौन सी भाषा यूज होती थी? सर, उसमें यूज होती थी प्राकृत भाषा। माना जाता है कि सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हमें प्राकृत भाषा में मिले, और ये प्राकृत भाषा बेसिकली आम लोगों की भाषा होती थी। अजात शत्रु या अशोक के नाम हमें प्राकृत भाषा में ही देखने को मिले हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि दूसरी और भाषाएं जिनका इस्तेमाल आगे चलकर हुआ वो थी पाली, तमिल और बहुत आगे चलकर संस्कृत भाषा, और लोग इनको अलग अलग इलाकों में बोलते थे, इनका इस्तेमाल करते थे। बट अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन की भाषा थी प्राकृत भाषा। तो जेम्स प्रिंसेप साहब ने क्या किया? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, लिपि क्या होती है? जो बोली हुई भाषा को जब हम लिखते हैं जिन चिन्हों में, उसको लिपि बोला जाता है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को डिसाइफर किया, एंड वहीं से हम इन शिलालेखों को पढ़ पाए। एंड देन वी केम टू नो कि भाई साहब, भारत में कितनी सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, और इसी से हमें कई सारी अलग अलग डायनेस्टीज, उसमें रूल करने वाले राजाओं के बारे में जानकारी पता चली, राइट। एंड वहीं से हमारा शिफ्ट धीरे धीरे करके कहां की ओर बढ़ना शुरू हुआ? सर, हमारा शिफ्ट बढ़ना शुरू हुआ पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ, कि राजनीतिक इतिहास कैसा था, ये मॉडर्न पीरियड से क्या, पहले से क्या डेवलपमेंट थे, मॉडर्न पीरियड का विकास कहां से हुआ, ऑल दोस थिंग्स। एंड देन वी केम अप टू जनपद एंड महाजनपद पीरियड। नाउ दीज आर 16 महाजनपदास। मैंने जिसके बारे में आपको बताया था ना कि भाई जनपद बने, जनपद धीरे धीरे महाजनपद बने, एंड ये थे 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में से एक सबसे सुप्रीम महाजनपद बना, विच वॉज मगध महाजनपद। अब देखो होता क्या है, द 16 महाजनपद, द अर्लीस्ट स्टेट, इन राज्यों के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई? तो माना जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी एक मेजर टर्निंग पॉइंट था भारत के अंदर। दोबारा से भारत के इतिहास में एक और मेजर टर्निंग पॉइंट था 6th सेंचुरी बीसी। इस टाइम पे पहले राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ, शहरों का विकास होना शुरू हुआ, आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू किया। इसी के साथ साथ भारत के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी विकास होना शुरू हुआ, राइट। धीरे धीरे करके आगे आने वाले चैप्टरों में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अंदर भी जिक्र किया गया है 16 महाजनपदों के बारे में। ये 16 बड़े बड़े राज्य होते थे जिनका विकास 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। ऑल्दो इन सब में नाम अलग अलग हैं, बट कुछ नाम जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये लगातार यूज होते रहते हैं, और माना जाता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। अब आगे चलकर क्या हुआ, इन 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद इंपॉर्टेंट हुआ, और उन 4 में से एक इंपॉर्टेंट हुआ, दैट वाज मगध महाजनपद। अब इन महाजनपद के अंदर थोड़े अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल सेटअप होते थे। 2 प्रकार के महाजनपद होते थे, एक होते थे मोनार्की जहां पर एक ही राजा का रूल होता था, कुछ होते थे ओलिगार्की जहां पर ग्रुप ऑफ किंग्स का रूल होता था। मतलब 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद जैसे वज्जी हो गया, वज्जी महाजनपद में पता है क्या होता था, नॉट वन किंग बट ग्रुप ऑफ किंग्स होते थे, मल्टीपल राजा मिलकर रूल करते थे, है ना। और मोनार्की क्या हो गया, जहां पर सिर्फ एक सिंगल राजा होता था, जैसे मगध हो गया, अवंती हो गया, कोसल हो गया, ये सब मोनार्की कहलाते थे। तो महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती थी वहां पर। कुछ में एक सिंगल राजा होता था और कुछ में ग्रुप ऑफ किंग्स होते थे। जिन पे ग्रुप ऑफ किंग्स होते थे उनको गण या संघ बोला जाता था। गण संघ समझते हो, गणराज्य, गण संघ, है ना, गणराज्य, गण संघ, लोगों का ग्रुप, गणराज्य, लोगों का रूल। तो गणराज्य या गण संघ क्या हुए सर, ऐसे महाजनपद जहां पे ग्रुप ऑफ किंग्स रूल करते हैं, और मोनार्की वो हुए जहां पर केवल एक ही राजा होता था, ठीक है। तो गण संघ कौन से होते थे, जहां पर नंबर ऑफ किंग्स रूल करते थे, जिनको राजाज बोला जाता था। इनफैक्ट महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे ही गण संघ से ही आते थे, ऐसे ही गण से आते थे। गण का मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। सपोज वज्जी जो है ये एक किंगडम नहीं था, वज्जी में कई सारे छोटे छोटे राजाओं के राज्य मिले हुए थे और उन्होंने मिलकर एक साम्राज्य बनाया हुआ था। तो ऐसे ही 2 छोटे छोटे राज्यों से निकलकर आते थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे वज्जी संघ की बात की गई, मैंने वज्जी संघ के बारे में बताया। तो वज्जी संघ में क्या होता था, कोई एक राजा नहीं बल्कि मल्टीपल राजा होते थे और वो मिलकर रिसोर्सेज और लैंड को कंट्रोल करते थे, ठीक है साहब। अब जनपद, मैंने जैसा बताया जनपद, ये जनपद क्या होता है, जनपद मतलब वो जमीन जहां पर जन मतलब किसी कबीले या किसी ग्रुप ने पहली बार आकर अपना पैर रख दिया या वहां पर सेटल हो गए, एंड इट वाज कॉल्ड जनपद। ये शब्द प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में यही यूज होता है। अब
हर जनपद की, हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी। एवरी महाजनपद हैड इट्स ओन कैपिटल, जो कि फोर्टिफाइड होती थी, उसके इर्द गिर्द किलेबंदी की जाती थी, क्योंकि वहां पर राजा रहता था। राजधानी का मतलब ही होता है जहां पर राजा रहता था, और उसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे किले, दीवारें बनाई जाती थी ताकि राजा की सुरक्षा की जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े बड़े किले बनाना, आर्मीज मेंटेन करना, अपने राज्य की सुरक्षा करना, इन सब के लिए क्या जरूरी है सर? टैक्स जरूरी है। इंसिपिएंट का मतलब होता है इनिशियल, स्टार्टिंग की, मतलब अभी जस्ट इंसिपिएंट का मतलब नई नई, कि अभी अभी आर्मी भर्ती करनी शुरू की गई है, आर्मी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए सर? रिसोर्सेस। ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए सर? रिसोर्सेस। अब राजा ने जब लोगों से बोला हमें टैक्स चाहिए, तो लोगों ने मना कर दिया, बोले साहब हम किस बात का टैक्स पे करें? तो इसका सोल्यूशन निकाला ब्राह्मणों ने। जब 6th सेंचुरी बीसी से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में कुछ टेक्स्ट कंपोज करने शुरू किए, जिनको धर्मसूत्र बोला गया। और क्या बोला कि इन धर्मसूत्र में जो लिखा है वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये देवताओं ने बोला हुआ है। इन धर्मसूत्र के अंदर बताया गया कि राजा वो क्षत्रिय होगा, मतलब कोई भी राजा जो है वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय ही केवल राजा बन सकता है। और इसी के साथ साथ राजा टैक्स कलेक्ट कर सकता है, राजा ट्रिब्यूट्स मतलब गिफ्ट्स कलेक्ट कर सकता है, और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। बात समझे? अब इसी के साथ साथ दूसरे राज्यों पर अटैक करना और उनको लूटना, यह भी लेजिटिमेट माना जाता था कि आप दूसरे राज्य पर अटैक करेंगे, उसको लूट लेंगे, तो वो भी एक संपत्ति प्राप्त करने का तरीका होता था। इस तरीके से कुछ राज्य धीरे धीरे करके बड़े होने लगे और इसी तरीके से महाजनपद बने। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि दिस इज हाउ धीरे धीरे करके राज्यों ने, अब देखो जिस राज्य के पास ज्यादा खेती, ज्यादा टैक्स, वो ज्यादा बड़ी आर्मी मेंटेन करेगा, ज्यादा मंत्री रखेगा। जिस राज्य के पास कम टैक्स, कम एरिया, वो कम मंत्री रखेगा, कम आर्मी मेंटेन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्टेट्स ने बड़ी बड़ी आर्मी, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसीज। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है रेगुलर आर्मी, कि आपके पास एक स्टैंडिंग, मतलब आप उसको पे कर रहे हैं और वो रेगुलर आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी शुरू कर दी, ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करनी शुरू कर दी। वहीं पे दूसरे कुछ राज्य थे जहां पर ज्यादा टैक्स नहीं था। अदर कंटिन्यूड टू डिपेंड ऑन मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब ऐसी छोटी सी आर्मी जो अपने लोगों को ही बुलाकर युद्ध में लड़वा लिया गया, कोई ट्रेंड प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, बल्कि अपने कबीले के लोगों को ही इनवाइट कर लिया गया और बोला गया साहब आइए और हमारे साथ युद्ध लड़ लीजिए। कुछ छोटे छोटे राज्य अभी भी वो मिलिशिया पर ही डिपेंडेंट हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब किसानों को ही वो युद्ध में लड़ने के लिए ले जाते हैं, तो इतने ताकतवर वो नहीं है। तो इससे क्या हुआ, कुछ राज्य बहुत पावरफुल हो गए, कुछ राज्य कमजोर हो गए, और उसी से राइज हुआ महाजनपदों का। हियर यू हैव द टर्म ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर किसी एक हाथ में नहीं बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ किंग्स के पास होती थी। ये शब्द बेसिकली रोमन रिपब्लिक से आता है, जहां पर रोमन साम्राज्य 11th क्लास में पढ़ा है ना, कि कुछ मल्टीपल राजा मिलके पूरा साम्राज्य चलाते थे। अब माना जाता है कि इन 16 जनपद में से आगे चलकर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हुए। कौन से 4? मगध, अवंती, कोसल, एक सेकेंड, हाँ, कोसल और वत्स। ये देखो सबकी कैपिटल भी लिखी हुई, वत्स की कौसाम्बी, अवंती की उज्जैनी। मैंने बताया ना हर एक महाजनपद की राजधानी होती थी। क्या हुआ, इन 16 में से 4 महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट हुए, और इन चारों के बीच में लड़ाई छिड़ गई कि सबसे सुप्रीम कौन बनेगा। और इन 16 में से 4 इंपॉर्टेंट हुआ, और इन 4 में से कौन इंपॉर्टेंट हुआ? यू ऑल नो, फर्स्ट अमंग्स द 16 कौन सा था सर? इन 16 में से सबसे सुप्रीम महाजनपद बना मगध महाजनपद। फर्स्ट अमंग्स द 16 मगध। अब मगध सबसे सुप्रीम महाजनपद क्यों बना? क्या कारण थे कि मगध सबसे सुप्रीम बना, इन सब में से सबसे ऊपर आया? माना जाता है कि 6 से 4 सेंचुरी बीसी के बीच में मगध, जो प्रेजेंट डे बिहार का इलाका है, सबसे पावरफुल महाजनपद बना। अब ये क्यों बना, इसके क्या कारण थे, सुनते हुए चलना। पहली चीज, मगध ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी। आप देखो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो मगध में खेती बहुत अच्छी होती थी, जिसके चलते ऑब्वियसली टैक्स बहुत ज्यादा आता था। इसी के साथ साथ ये वो इलाका है, बिहार झारखंड का इलाका, जहां पर आज भी आप जानते हैं कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना। यहाँ पे आयरन की खदानें हैं, आपको पता है यहां पर आयरन की खदानें हैं, और भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो झारखंड और बिहार की माइंस में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। खासकर आयरन की बात की जाए तो आयरन बहुत ज्यादा अवेलेबल था, जिसकी मदद से टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते थे। और मैंने क्या बताया, जिसके पास ज्यादा आयरन वो उतना ही पावरफुल। आयरन की खदानें यहां पर अवेलेबल थी, जिससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। इसी के साथ साथ मगध के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जो आर्मी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते थे। और इसी के साथ साथ इन घने जंगलों में हमें दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते थे, जैसे लकड़ियां हो गई, वो सारी चीजें भी यहां पर मिल जाती थी। बिल्कुल सही सर। इसी के साथ साथ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती थी, तो मगध की आर्मी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकती थी। इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स क्या बताते हैं कि मगध
पावरफुल इसलिए बना क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मगध में अलग अलग किंगडम्स ने रूल किया और उन सभी के राजा बहुत पावरफुल थे। जैसे मगध में आप देखेंगे सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो थी हरियाणा डायनेस्टी, जिसके राजा थे बिंदुसार, अजातशत्रु, काल अशोक, ठीक है, सॉरी उडायन। उसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के भी बहुत पावरफुल राजा थे। शिशुनाग के बाद आई नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद और धनानंद, और फिर यहीं पर आती है मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी के राजा और उनके मिनिस्टर्स के बारे में तो आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मिनिस्टर कौटिल्य। तो ये सारे किंगडम और इनके राजा दे वर वेरी पावरफुल, दे वर वेरी पावरफुल, और इनके जो मिनिस्टर्स थे वो भी बहुत पावरफुल थे। यही कारण है कि मगध थ्रू आउट द टाइम बहुत पावरफुल रहा। इसी के साथ साथ मगध की जो कैपिटल थी वो बहुत सुरक्षित थी। सबसे पहली कैपिटल थी मगध की राजगृह। ये राजगृह शब्द से निकल कर आता है, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग, जहां पर राजा रहता हो। ये राजगृह जो है ये 5 पहाड़ों के बीच में लोकेटेड था और इसीलिए इस पर अटैक करना आसान नहीं था। और बाद में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र की तरफ, और ये पाटलिपुत्र भी 2 नदियों के बीच में लोकेटेड था, जिसके चलते ये भी काफी ज्यादा सुरक्षित था। और यही कारण थे कि मगध महाजनपद सबसे सुप्रीम महाजनपद बन पाया। अब ये देखिए राजगिर, ये 5 पहाड़ों के बीच में ऐसा साम्राज्य बना था और ऐसी दीवारें खड़ी करके इन पहाड़ों को आपस में जोड़ दिया गया था। तो ये एक पूरी बाउंड्री बन गई थी कि इसमें घुस पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब एन अर्ली एम्पायर, इसी मगध में आगे चलकर एक साम्राज्य, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, विच वॉज कॉल्ड द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की? सर चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने इस साम्राज्य को 321 बीसी में स्थापित किया और इस साम्राज्य को बहुत बड़े स्तर तक फैलाया, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक। और उनके ग्रैंडसन अशोक ने इस साम्राज्य को अपने पीक पर पहुंचाया और यह माना जाता है मौर्यन एम्पायर के सबसे पावरफुल राजा थे और सबसे फेमस राजा हैं। एंड अशोक के ही टाइम पर युद्ध लड़ा गया अराउंड 260 बीसीई के आसपास, विच वॉज कॉल्ड कलिंग युद्ध, कलिंग वॉर। और इसी कलिंग वॉर के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और किसकी नीति को अपना लिया? सर धम्म की नीति को, है ना, बुद्धिज्म को अपना लिया और धम्म का पाथ अपना लिया, धर्म के पाथ अपना लिया। ठीक है, अब ये देखिए कितना बड़ा है मौर्यन साम्राज्य। साउथ को छोड़ दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था मौर्यन एम्पायर। भारत का पहला इतना बड़ा साम्राज्य था मौर्यन एम्पायर, और माना जाता है पहला और आखिरी जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जानकारी मिलती कैसे है? सर हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी अलग अलग सोर्सेस से मिलती है। जैसे सर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, उस समय के मटेरियल रिमेन्स, जैसे उनकी मूर्तियां। इसी के साथ साथ हमें कुछ और किताब मिलती हैं। जैसे उस समय में एक किताब लिखी थी मेगास्थनीज ने, जिसका नाम है इंडिका। ये कौन है? ये ग्रीक एम्बेसडर है। ये कौन है? ये ग्रीक एम्बेसडर है। बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर कैसे? माना जाता है कि यहां पर ही आपको पता है कि 327 के आसपास, 326 के आसपास अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था। अलेक्जेंडर याद है? यूरोप से आया हुआ अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था, मैसिडोनिया का राजा। और अटैक करके उसने यहां पर पोरस के साथ लड़ाई लड़ी और पोरस से लड़ाई करने के बाद वो वापस चला गया। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में कई सारे ग्रीक्स आकर सेटल हो गए थे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद। अब उसी में से एक ग्रीक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर के साथ माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। कब? 305 बीसी में। और इस 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है, और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लेता है, और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर अपने दरबार से एक व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीज, राइट। तो ये वही मेगास्थनीज है जो कि एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर एंड ही रोट अ बुक विच वॉज नेम्ड इंडिका। इसी के साथ साथ अब ये इंडिका ओरिजिनली हमें नहीं मिलती। ओरिजिनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिका नष्ट हो गई थी। तो इंडिका के जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं वो छोटे मोटे इधर उधर बिखरे हुए प्रमाण मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगली एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसको लिखा था कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने, एंड उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त, जो कि मिनिस्टर थे, जो कि माने जाते हैं मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इसी के साथ साथ हमें मौर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, साथ ही साथ पुराणों के अंदर, और इसी के साथ साथ दूसरे संस्कृत ग्रंथों के अंदर भी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सोर्सेज हैं इसी टाइम के, वो हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन, अशोक राजा के इंस्क्रिप्शन, जो कि अलग अलग पत्थरों और पिलर्स पर लिखवाए गए थे। और यह माना जाता है कि किसी प्रकार के आदेश थे। दीज आर नोन एज रॉक एडिक्ट्स। एडिक्ट्स का मतलब होता है आदेश, जो अशोक ने इन पत्थरों पर लिखवाया था और अपने लोगों तक यह आदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। और इनमें मेनली क्या लिखवाया गया है? सर धम्म के मैसेज, कि भाई अच्छे काम करो, धर्म को अपनाओ। अब अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, ये देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो 2 अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलते हैं, प्राकृत भाषा
और नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक और अरामाइक भाषा। और ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग भाषाएं हैं तो इनको अलग अलग लिपि में भी लिखा गया है। जैसे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल भारत के अंदर किया गया है, खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट में किया गया है। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे जल्दी से समझा दूं कि ये लिपि और भाषा क्या होती है, ताकि आप इस अंतर को समझ पाएं और ग्रहण कर पाएं। देखिए, मैं यहां पर अगर लिखूं समीर, तो ये मैंने समीर किस में लिखा है सर? भाषा हिंदी ही है या अरबी है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी है सर? इंग्लिश। और अगर मैंने वही चीज ऐसे लिखी समीर, तो यहां पर स्क्रिप्ट बदल गई, ये हिंदी स्क्रिप्ट हो गई। सेम चीज अशोक के मैसेज हर जगह पर लिखे एक ही जैसे हैं, एक ही मैसेज लिखे हैं, बट भाषा और स्क्रिप्ट बदल जाती है। भारत के अंदर अशोक के जितने भी मैसेज हैं वो प्राकृत भाषा में है, और स्क्रिप्ट कौन सी है सर? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और वहीं पे नॉर्थ वेस्ट में कौन रह रहे हैं? रिमेंबर, नॉर्थ वेस्ट में सर ग्रीक्स रह रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे ग्रीक्स के लिए अशोक ने क्या किया है? नॉर्थ वेस्ट में रह रहे ग्रीक्स के लिए अशोक ने अपने जो भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं वो दूसरी भाषा में लिखवाए हैं, जो ये लोग समझ पाए। ठीक है, तो भारत के अंदर कौन सी भाषा सर? प्राकृत भाषा। और स्क्रिप्ट कौन सी सर? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि। और भारत के नॉर्थ वेस्ट में सर ग्रीक और अरामाइक भाषा। कौन सी? ग्रीक और अरामाइक भाषा। और यहां पर स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई है? खरोष्ठी स्क्रिप्ट। और हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि ब्राह्मी और खरोष्ठी को किसने पढ़ा था सर? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप साहब। बात समझे मेरी? अब माना जाता है कि अशोक इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को पत्थरों पर लिखवाया और डायरेक्टली अपने लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाया, चाहे वो पिलर हो चाहे पत्थर हो। और उन्होंने लोगों को धम्म का ज्ञान दिया। ये धम्म क्या है? धम्म कुछ और नहीं बल्कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति अच्छा भाव रखो, उनको दान दो, अपने स्लेव्स और अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करो, और दूसरे के रिलीजन्स की भी मतलब रिस्पेक्ट करो। अपने रिलीजन की तो करो ही करो, दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो। दिस वाज धम्म। माना जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उसके मन में इतना ज्यादा दुख आया कि उसने धम्म का नीति अपना ली और युद्ध की नीति को छोड़ दिया। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म की ही जो टीचिंग्स हैं जिनको धम्म बोला जाता है उसको स्प्रेड करना शुरू किया। तो इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बल्कि इस धम्म की ही बातें, अच्छी बातें लिखी गई हैं कि एक व्यक्ति को एक सदाचारी जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। ये देखो, अशोक ने ऐसे कई सारे पिलर्स भी बनवाए थे। नीचे पिलर होता था और पिलर के ऊपर ऐसे मूर्तियां होती थी। दिस इज लायन कैपिटल, द लायन कैपिटल। ये सारनाथ यूपी से मिला है और ये हमारा स्टेट एम्बलम है। देख रहे हो, सारनाथ यूपी से मिला है और ये हमारा स्टेट एम्बलम है। हमारे पास इन्वर्टेड लोटस है, यहां पर बेस है और यहां पर हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, तो लुक एट दिस, दिस इज बेस, दिस इज इन्वर्टेड लोटस, अबेकस, एंड दिस इज कैपिटल। तो ये अबेकस है, ये बेस है और ये कैपिटल है। दिस इज लायन कैपिटल, सारनाथ यूपी से मिला है और ये हमारा स्टेट एम्बलम है। लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुली इट इज मेड। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है और ये भी हमें मॉडर्न टाइम से ही बनी हुई मिलती है और इसी को बाद में हमारा नेशनल एम्बलम अपनाया गया है ना, हमारे भारत का राज्य चिन्ह है ये। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द होल एरिया जहां जहां से अशोक के इंस्क्रिप्शन मिला। आई टोल्ड यू साउथ इंडिया में अशोक का रूल नहीं था, इस एरिया में अशोक का रूल नहीं था। तो सर यहां कौन रूल कर रहे थे उस टाइम पे? मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि यहां पर कौन रूल कर रहे थे, बट अशोक का रूल यहां पर नहीं था। यूल सी चोल, पांड्यास और केरल पुत्रास। ठीक है, केरल पुत्रास कोई और नहीं बल्कि चेरास को ही बोला जाता था। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, इसकी राज्य व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 5 सेंटर ऑफ पावर होते थे। एक तो कैपिटल हो गई, राज्य की कैपिटल पाटलिपुत्र, और उसी के साथ साथ 4 प्रोविंशियल सेंटर होते थे, राज्य राज्य सरकार के केंद्र होते थे। कौन कौन से सर? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, इन तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर है तक्षशिला, उज्जैनी, यहां पर है हमारे पास साउथ इंडिया में यहीं पर सुवर्णगिरी, और यहां पर है हमारे पास तोसली। ये 4 जो होते थे इंपॉर्टेंट सेंटर थे, प्रोविंशियल सेंटर, कि भाई पाटलिपुत्र से ही पूरा साम्राज्य चला पाना मुश्किल था तो 4 प्रोविंशियल सेंटर भी बना दिए जिसके आसपास सेंट्रल कंट्रोल बनाया जा सके। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो माना जाता है कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हमें मिले उन सब में सेम कंटेंट है, विच सजेस्ट कि अशोक का पूरा एम्पायर इस पूरे इलाके तक फैला हुआ था, चाहे वो पाकिस्तान के इलाके हो, नॉर्थ वेस्ट का इलाका हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, इंडिया में। तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य एक साथ चलाया जा सकता था उस समय में? तो इतिहासकार मानते हैं कि देखो साहब, ये जो सेंट्रल प्रोविंशियल सेंटर्स होते थे और प्लस जो कैपिटल होता था, इसके आसपास तो कंट्रोल बहुत अच्छा होता होगा, इसके आसपास तो राजा का कंट्रोल अच्छा था, लेकिन इससे दूर के जो इलाके थे वहां पर राजा का इतना कब्जा नहीं हो पाता रहा होगा, इतना कंट्रोल नहीं हो पाता रहा होगा, क्योंकि उस समय ना इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे अच्छे, ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे अच्छे। ठीक है,
अब ऑब्वियस सी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे उनके इर्द गिर्द तो राजा का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग रहता होगा, लेकिन उससे दूर माना जाता है कि राजा का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था। अब ये सेंटर्स चुने क्यों गए थे? ऑब्वियसली इन सेंटर को चुनने का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण था व्यापार। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ऐसी जगह पर लोकेटेड थे जहां से व्यापार होता था। तक्षशिला से फॉरेन ट्रेड, उज्जैनी से इंटरनल ट्रेड। इसी के साथ साथ सुवर्णगिरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से गोल्ड आता था। और तोसली को इसलिए चुना गया था, तोसली, तोसली कहां पर है सर? तोसली इज इन ओडिशा। तो तोसली को इसलिए चुना गया था क्योंकि तोसली से समुद्री रास्ते का व्यापार होता था, सी ट्रेड। यहां से समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार होता था, एंड दैट इज द रीजन तोसली वाज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता था, दूरसंचार बहुत ज्यादा जरूरी होता था, और ट्रैवलिंग बहुत जरूरी थी, चाहे समुद्र हो चाहे जमीन हो। तो ऑब्वियस सी बात है, साम्राज्य को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमें पता चलता है कि उस समय ट्रैवल करने में बड़ी समय लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत लंबा समय लगता था, क्योंकि पैदल ही जाना पड़ता था। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता था कि कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट बनाया जाए, और कभी किसी क्षेत्र में अगर विद्रोह होना शुरू हो जाए तो वहां पर तुरंत आर्मी को लेकर पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो आर्मी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। आर्मी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। आर्मी वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेगास्थनीज हमें बताते हैं कि मौर्यन साम्राज्य की जो आर्मी थी उसको मेंटेन करने के लिए एक कमिटी होती थी, एक ग्रुप होता था, जिसके अंदर 6 और ग्रुप होते थे, और हर ग्रुप में 5 मेंबर होते थे, टोटल 30 मेंबर। क्या क्या देखते थे सर? पहला ग्रुप देखता था नेवी को, दूसरा ग्रुप देखता था ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को। मतलब क्या हुआ कि सिपाहियों के आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, घोड़ा गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, उनके खाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके कुक्स को लेकर जाना, उनके अस्त्र शस्त्र को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, हर एक चीज का जो मेंटेनेंस होता था, हर एक चीज का जो ख्याल होता था, वो सेकंड सब कमिटी को रखना होता था। ठीक है। उसके बाद तीसरी होती थी जो पैदल सिपाहियों का ख्याल रखती थी, चौथी घोड़ों का रखती थी, पांचवी जो कमेटी होती थी वो रथों का ध्यान रखती थी, और छठवीं कमेटी एलिफेंट्स का ध्यान रखती थी। तो इस तरीके से मेगास्थनीज हमें बताता है कि मौर्यन आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक कमेटी होती थी, जिसमें 6 सब कमेटी होती थी, हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे, और वो इन 6 अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते थे। ठीक है। सेकंड सब कमेटी का काम बताया गया कि बुलक कार्ट्स मेंटेन करना, इक्विपमेंट्स को कैरी करना, खाना लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, है ना, सर्वेंट्स को रखना, आर्टिजन्स को रखना, सोल्जर्स को कुछ जरूरत हुई तो वो कैसे फुलफिल करना है, उन चीजों का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी होती थी। लुक एट दिस, मेगास्थनीज बताते हैं कि और क्या क्या काम होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आप इसको भी लिखकर आ सकते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि भाई अलग अलग प्रकार के ऑफिसर्स होते थे, कुछ नदियों का ख्याल रखते थे, कुछ जमीन को मेजर करते थे। इसी के साथ साथ कुछ लोग होते थे जो ध्यान रखते थे कि पानी जो है, नहरें हैं, वो सही से साफ हैं कि नहीं है। इसी के साथ साथ उनका काम होता था कि जंगलों के अंदर ध्यान रखना कि शिकारी बहुत ज्यादा शिकार तो नहीं कर रहे हैं, राइट। कुछ लोगों का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। बात समझ रहे हो? तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर कि ये सब भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। अब देखो मेगास्थनीज अर्थशास्त्र के अंदर हमें बताया गया है कि हाथियों को आर्मी के लिए कैसे पकड़ा जाता था। ऑल्दो इसमें से कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट इतना पता होना चाहिए कि हाथियों को पकड़ने के बारे में जानकारी किस किताब में दी गई। इट वाज अर्थशास्त्र। अब आर्मी की बात की जाए तो देखो अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे ग्रीक सोर्सेज हमें बताते हैं कि मौर्यास की आर्मी बहुत बड़ी थी। कुछ लोग बोलते हैं कि 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। अब कुछ लोग मानते हैं कि नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं, बट स्टिल मौर्यास की आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा विशाल थी, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। अब अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य को, अशोक वॉज अ वेरी व्हाट यू कैन से अ वेरी इंडस्ट्रियस किंग, तो इतने बड़े साम्राज्य को साथ रखने के लिए अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धम्म की नीति अशोक के कोई हृदय चेंज के कारण नहीं थी, बल्कि अशोक ने ये धम्म की नीति इसलिए अपनाई थी ताकि सभी लोगों को नैतिक रास्ते पर ले आए, ताकि वो आपस में लड़ना छोड़ दें और इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना आसान हो जाए। तो अशोक ने पूरे साम्राज्य को साथ में रखने की कोशिश की बाय प्रोपागेटिंग धम्म। धम्म मतलब जीवन जीने के अच्छे तरीके, है ना, कि साहब इसको हर कोई फॉलो कर सकता था। और माना जाता है कि अगर लोग धम्म को अपनाएंगे तो वो इस दुनिया में के साथ साथ अगली दुनिया में भी, मतलब मृत्यु के बाद भी अच्छी जगह पर होंगे। इनफैक्ट अशोक ने धम्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, हु वर कॉल्ड धम्म महामाताज, और इनका काम होता था एक जगह से दूसरी जगह जाकर धम्म के मैसेज को स्प्रेड करना। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर?
ये इस टॉपिक से ऐसा कुछ खास सवाल आता नहीं है, बस इसमें ये बताया गया कि ये साम्राज्य कितना जरूरी था, आखिर ऐसे क्या अचीवमेंट है कि ये साम्राज्य हमारे इतिहास के लिए जरूरी है। तो देखो, पहली चीज ये कि ये साम्राज्य तब खोजा गया जब भारत में अंग्रेजों का शासन था 1838। तो अंग्रेज, पता है भारत के लोगों को क्या बोलते थे कि साहब तुम लोग कभी अपने अंदर कोई साम्राज्य बना ही नहीं सकते, तुमने ना कभी इतिहास में कोई साम्राज्य बनाया है, ना कभी अभी साम्राज्य बना पाओगे, और तभी मौर्यन एम्पायर की खोज हो गई। तो हमने दिखाया ब्रिटिशर्स को कि देखो साहब, जितना बड़ा साम्राज्य आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, उससे बड़ा साम्राज्य भारत के अंदर था, और एक सेंट्रलाइज एम्पायर था। सेंट्रलाइज समझते हो कि मौर्यन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था कि ऑल्दो इतना बड़ा था बट फिर भी सारा कंट्रोल राजा के हाथ में था। राजा सेंट्रली पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था, पूरे साम्राज्य को संभाल रहा था। दूसरी चीज, इस टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, है ना। आपने देखा कि इस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। स्टोन के स्कल्पचर्स हो, मूर्तियां हो, या फिर आप देख लीजिए पिलर्स हो, ये सब इस टाइम पे बनाए गए। इनफैक्ट अशोक पहला वो राजा था जिसने लोगों से डायरेक्टली बात की, ये इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख लिखवा कर, और बताया जाता है कि अशोक बहुत ही पावरफुल राजा था, बट एट द सेम टाइम वो बहुत हम्बल भी था। अशोक ने कभी भी कोई बड़े बड़े टाइटल्स नहीं लिए, विच सजेस्ट कि वो बहुत पावरफुल राजा था और लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। आगे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि कुछ राजा ऐसे आएंगे जो बड़े बड़े टाइटल्स लेंगे, क्यों? ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लोग उनको एक्सेप्ट करें, लोग उनकी इज्जत करें। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मौर्यन एम्पायर 150 सालों के बाद एंड हो जाता है। माना जाता है कि लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, एंड मौर्यन एम्पायर का दी एंड हो जाता है अराउंड 385 बीसी के आसपास, सॉरी 185 बीसी के आसपास मौर्यन एम्पायर एंडेड, मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। अब जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद कई सारे नए नए राज्यों और साम्राज्यों का उदय होना शुरू हुआ भारत के अलग अलग इलाकों में। एक बार जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज का भारत के अंदर उदय होना शुरू हुआ। पहले ये कितना बड़ा साम्राज्य था अपने आप में, अब छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। उसी के साथ साथ इसी के एंड के समय में देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया के अंदर नए नए चीफडम्स का राइज हो रहा है। चीफडम का मतलब क्या होता है? सरदारी। मैंने आपको बताया था चीफडम, सरदारी क्या होता है? बेसिकली सरदारी वो था, जैसे आर्यंस रह रहे थे ना कि सरदार होता था, सरदार अपने लोगों का हेड होता था, मतलब एक प्रॉपर किंगडम नहीं होता था, वो चीफडम होता था कि चीफ सरदार होता था, सरदार अपने लोगों का हेड होता था, अपने लोगों से मिलजुल कर डिसीजन मेकिंग करता था, और लोगों के पास फिर भी कंपैरेटिवली हक होते थे। वेयरएज किंगडम में राजा सबसे सुप्रीम पावरफुल व्यक्ति होता है और सारे डिसीजन वही लेता है और लोगों को वो डिसीजन मानने पड़ते। तो साउथ इंडिया के अंदर जिस समय मौर्यन एम्पायर रूल कर रहा था, साउथ इंडिया के अंदर थे चीफडम। इसीलिए हमने देखा था ना कि साउथ इंडिया में मौर्यन एम्पायर का रूल नहीं था। नाउ दिस वाज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड की बात की जाए तो माना जाता है कि 321 से लेकर 185 बीसी तक मौर्यन एम्पायर चलता है। और जब मौर्यन एम्पायर खत्म होता है तो कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है भारत के अंदर। अब जिस समय में मौर्यन एम्पायर नॉर्थ में चल रहा था उस समय साउथ इंडिया के क्या हाल है वो मैं आपको बता देता हूं। तो उस समय साउथ इंडिया के अंदर ये जो इलाका है, दिस रीजन इज नोन एज तमिलकम का इलाका। इस इलाके को क्या बोला जाता है मेरी जान? तमिलकम का इलाका। कौन सा इलाका? तमिलकम का इलाका। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस रीजन इज नोन एज तमिलकम का रीजन, ठीक है। दिस होल रीजन इट इज नोन एज तमिलकम। अब इस तमिलकम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग चीफडम है। जैसे यहां पर है चेरास, जिनको केरल पुत्रास भी बोला जाता है। याद रखना, चेरास का ही दूसरा नाम है केरल पुत्रास। यहां पर थे चोलास और यहां पर थे पांड्यास। ये चेर, चोल और पांड्य जो थे देवर चीफडम, ये सरदारी थे, ये किंगडम नहीं थे, ये चीफडम थे। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ये व्यापार में इन्वॉल्व थे, समुद्री रास्ते के थ्रू दोनों तरफ व्यापार करते थे। अब माना जाता है कि ये किंगडम डेवलप हुए 300 बीसी के आसपास और ये कंटिन्यू रहे 300 सी तक, 600 सालों तक। अब इनके बारे में हमें पता है जानकारी कहां से पता चलती है? हमें इनके बारे में जानकारी पता चलती है संगम टेक्स्ट से। अब ये संगम टेक्स्ट क्या है सर? अपन को याद है वैदिक टेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया में एक पीरियड चलता है जिसको हम वैदिक पीरियड बोलते हैं, 1500 से 500 के बीच में, क्योंकि वहां पर हमारे लिए जो सोर्स है वो वेदास है। सेम वे में माना जाता है कि 300 बीसी से 300 सी के बीच में साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ मीटिंग्स हुई, कई सारे पोएट्स की, कवियों की, जिन्होंने तमिल भाषाओं में कई सारे टेक्स्ट लिखे, जिन्होंने तमिल भाषाओं में कई सारी किताबें लिखी, और उन्हीं को बोला गया संगम टेक्स्ट। और उसी से हमें साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है, इन 600 सालों के बारे में। और इसीलिए कई बार इस एज को साउथ इंडिया के अंदर बोला जाता है संगम एज। क्या बोला जाता है? संगम एज। जैसे 1500 से, अब देखो 1500 से 500 के बीच में नॉर्थ इंडिया में कौन सा पीरियड चल रहा था मेरी जान? सर वहां पे चल रहा था वैदिक एज।
क्यों वैदिक एज? क्योंकि वेदों से हमें इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो उसी तरीके से साउथ इंडिया के अंदर 300 बीसी से 300 सी के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोला गया है संगम एज। अब माना जाता है कि इस दौरान साउथ इंडिया के अंदर चीफडम्स का राइज हुआ। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर चीफडम्स का राइज होना शुरू हुआ। चीफडम्स का राइज होना शुरू हुआ, जैसे चोल, चेर और पांड्या। कहां पर? तमिलकम के इलाकों में। ये तमिलकम कौन सा इलाका है? आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु का इलाका है। ये चीफडम बहुत ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्पेरस थे। आप देखो मौर्यन एम्पायर लगभग 150-200 सालों में खत्म हो गया, लेकिन ये 600 सालों तक चले। रीजन क्या है? पहली चीज ये लोगों के सपोर्ट से चल रहे थे, दूसरी चीज ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ये व्यापार में इन्वॉल्व थे, समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार करते थे और इसी कारण इनके पास बहुत पैसा था। अब चीफ और चीफडम, किंगडम और चीफडम में क्या अंतर होता है? देखो एक चीफ कौन होता है? एक पावरफुल मैन होता है जिसकी पोजीशन जरूरी नहीं कि हेरिडिटरी हो, वंशानुगत हो, जरूरी नहीं है, चीफ चुना भी जा सकता है। उसको सपोर्ट मिलता है उसके किनफोक, उसके रिश्तेदारों से, उसके लोगों से। किनफोक का मतलब होता है रिश्तेदार। उसके लोगों से उसको सपोर्ट मिलता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पहली चीज कुछ भी धार्मिक रिचुअल, यज्ञ हवन करना है वो करना, युद्ध में अपने ग्रुप को लीड करना और अगर लोगों के बीच में लड़ाई हुई है तो उसको शांत करना। उसको अपने लोगों से गिफ्ट्स मिलते हैं। किंग क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। चीफ टैक्स कलेक्ट नहीं करता, उसको गिफ्ट मिलते हैं और कई बार वो गिफ्ट अपने लोगों के बीच में भी बांट देता है। उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं होती है, ना ही कोई ऑफिशियल होते हैं और वो अपने लोगों के साथ मिलकर ही रूल करता है और अपने लोगों के साथ मिलकर ही युद्ध करता है। दिस इज नोन एज चीफडम। तो किंगडम और चीफडम में ये मेजर अंतर है। जैसे आर्यंस जो थे वो चीफडम में रहते थे अर्ली फेज में, तो सेम साउथ इंडिया के अंदर भी ऐसे चीफडम थे। चेर, चोल और पांड्य, दीज वर चीफडम। इनके सरदार होते थे जो इनको लीड करते थे एंड दैट इज द रीजन दे वर मोस्ट प्रॉस्पेरस। नाउ दिस मैप टेल्स यू अबाउट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड की जब एक बार मॉडर्न एम्पायर खत्म हुआ तो फिर कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ भारत के अंदर, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि जहां पर ओरिजिनली रोमन एम्पायर था, सॉरी मौर्यन एम्पायर था, आप यहां पर देखेंगे कि मल्टीपल किंगडम्स का राइज होना शुरू हो गया। मौर्यन एम्पायर के बेस में शुंग और कण्व आ गए। नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में आप देखेंगे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, ये बेसिकली वेस्टर्न सेंट्रल एशिया के इलाकों से भारत की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स, जो ग्रीक्स यहां पर रह रहे थे, उनके पीछे पीछे शक, पार्थियन, कुषाण, ये फॉरेनर्स है। कुषाण वेस्टर्न चाइना के इलाकों से आ रहे हैं और साउथ इंडिया में चेर, चोल और पांड्य रूल कर रहे हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। माना जाता है कि 200 बीसी से 300 सी का जो टाइम पीरियड है मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, इसको बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर और ये सारे हैं पोस्ट मॉडर्न किंगडम। अब इंडो ग्रीक्स को यवन बोला जाता था, बाकी इन फॉरेनर्स को मलेच्छ बोला जाता था। अब इन सबके रूल करने के तरीके अलग थे, इन सबका एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, अपनी सत्ता को स्थापित करने के तरीके अलग थे। प्लस इनके यहां पर ऐसा था कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। जैसे आप अगर देखेंगे तो चाहे सतवाहन हो चाहे शक या कुषाण हो, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है और इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है ट्रेड से आता है। मॉडर्न एम्पायर का मैक्सिमम रेवेन्यू सर एग्रीकल्चर से आता था, उनका फॉरेस्ट से आता था, लेकिन सतवाहन और कुषाण ये लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड में इन्वॉल्व है और इनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो व्यापार से आता है और ये व्यापार इन लोग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता था। सेम चेर, चोल, पांड्य ये भी व्यापार में इन्वॉल्व होते थे। बे ऑफ बंगाल से वो लोग व्यापार करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के साथ, और अरेबियन सी से होते हुए वो लोग व्यापार करते थे रोमन एम्पायर के साथ। याद है क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था रोमन एम्पायर के बारे में। अब हमें क्या पता चलता है कि ये नए नए राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ था मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। अब ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे जिनकी बात हम कर रहे थे, जिनको तमिलकम के इलाकों में जिनका ग्रोथ हुआ, जिनको हम चीफडम बोल रहे हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है तमिल संगम टेक्स्ट से। मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली पोम्स होती थी जो इन चीफ सरदारों के बारे में जानकारी देती हैं और ये कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे, कैसे अपने राज्य चलाते थे। अब इसी के साथ साथ कुछ चीफ और कुछ सरदार, कुछ राजा जैसे सतवाहन जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे, और इसी के साथ साथ शक जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, उन्होंने अपने किंगडम भारत के अंदर स्थापित करने शुरू किया। और मानोगे इनका जो मेन रेवेन्यू होता था, टैक्स होता था, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से आता था। मतलब ये लोग अब अपना जो भी रेवेन्यू ले रहे हैं, इनको जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से मिल रहा है। ये लंबी लंबी दूरी से व्यापार, ये फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व है, बिकॉज अब इस समय व्यापार का विकास हो चुका है, तो ये लंबी दूरी के व्यापार में इन्वॉल्व है ये सारे राज्य, और इनका मैक्सिमम रेवेन्यू उसी व्यापार से आता है। अब इसी के साथ साथ इनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अनक्लियर है। ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर। जैसे हमने क्या देखा था कि साहब ब्राह्मणों ने क्या बोला था, कि ब्राह्मणों ने यहां पर क्या बोला हुआ है कि साहब राजा कौन बन सकता है, राजा बनने का हक केवल किसको दिया गया है,
as well as the other social categories rulers who were ideally expected to be क्षत्रियास, कि क्षत्रिय होंगे वही राजा बनेंगे। लेकिन अब ये जो नए नए राजा आ रहे हैं इनकी सामाजिक स्थिति क्लियर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि साहब ये कहां से आए हैं, ये समाज में कहां स्टैंड करते हैं, इनकी सोशल पोजीशन क्या है। वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सत्ता को स्थापित कर सकें, अपनी सामाजिक स्थिति को स्थापित कर सकें, बिकॉज दे आर नॉट क्षत्रियास। जैसे आप शक, कुषाण, पार्थियन को देखो, ये सब बाहर से आए हुए, ये सतवाहन, इनका भी कुछ क्लियर नहीं है कि ये कौन है। ये बोलते खुद को ब्राह्मण है बट इट इज नॉट श्योर, और ब्राह्मण है तो फिर ये राजा कैसे बन रहा है, क्योंकि राजा तो केवल क्षत्रिय बन सकता है। तो ये राजा अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं खुद की सत्ता को स्थापित करने के लिए, खुद की सत्ता को बनाए रखने के लिए। अब जैसे इन्हीं में एक राजा हुए कुषाण, जो कि चाइना से आए हुए थे, नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में भारत के रूल करते हैं, उन्हीं में से एक राजा थे कुषाण। अब कुषाणों ने क्या करना शुरू किया, खुद को देवताओं के साथ जोड़ना शुरू किया। ठीक है, हमें कुषाणों के बारे में जानकारी मिलती है कि सेंट्रल एशिया से लेकर भारत के नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इनके टेक्स्ट से। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि ये कैसे राजा को दिखाना चाहते थे, ये राज्य करने के लिए जो इनके नियम कानून थे, ये कैसी एक अवधारणा बनाना चाहते थे, उसके बारे में हमें पता चलता है इनके सिक्कों से और इनके मूर्तियों से कि ये राजा को कैसा प्रेजेंट करना चाहते थे। अब हमें राजा, कुषाण राजाओं के बहुत बड़े बड़े, कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े, कुषाण राजाओं के बहुत बड़े बड़े स्टैचू मिलते हैं। ये कुषाण पता है क्या करते थे, ये खुद को देवताओं के साथ जोड़ते थे और बोलते थे कि हम देवताओं से ही जुड़े हुए हैं, और ये अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। दे बिलीव्ड इन एंसेस्टर वर्शिप, ये अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, मंदिरों के अंदर उनकी मूर्तियां बनाकर, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर। तो हमें कुषाण राजाओं की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली हैं मंदिरों में, एक मठ मथुरा से, और कुछ मूर्तियां मिली हैं हमें अफगानिस्तान से। माना जाता है कि अपने खुद के मंदिर बनाते थे जिनको देवकुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, देवकुल। और उन मंदिरों के अंदर ये अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि पूर्वज उनकी मृत्यु के बाद देवताओं के पास चले गए हैं, देवताओं से जुड़ चुके हैं और वो देवता के समान ही हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि कुषाण खुद को भगवान मानते थे, इसलिए वो अपनी मूर्तियां बनाकर पूजा करवाते थे। इनफैक्ट कुछ जो कुषाण राजा हैं वो टाइटल लेते थे देवपुत्रा, दैट मीन सन ऑफ गॉड, कि वो भगवान के बेटे हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने चाइनीज ट्रेडिशन से अपनाया था ये, जहां पर चाइनीज रूलर खुद को सन ऑफ हेवन बुलाते थे। Are you getting my point? कि किस प्रकार से ये अपनी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर, बाय asserting themselves with divinities, कि भाई हम भगवान से जुड़े हुए हैं। Although they are outsiders, but they are trying to legitimize their power, they are trying to legitimize their identity by claiming the descent from a king। खुद को राजा के साथ जोड़कर, मतलब खुद को भगवान के साथ जोड़कर ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि साहब हम अच्छे राजा हैं, हमारा विरोध नहीं कर सकते आप। वहीं पे देखो चीफ की बात कर रहे थे, पांड्यन चीफ। यहां पर एक पांड्यन चीफ है, पांड्य किंगडम के चीफ, जिनका नाम था सेंगुतुवन। जब सेंगुतुवन जंगल जाते थे तो लुक एट दिस, एक किताब है जिसका नाम है सिलापदिकरम, ये तमिल भाषा में लिखी हुई एक महाकाव्य है। इसमें बताया गया है कि जब सेंगुतुवन जंगलों में जाते थे, मैंने बताया ना साउथ इंडिया में सरदारी थी, तो पांड्य राजा मतलब पांड्य सरदार सेंगुतुवन जब जंगलों में जाते थे तो लोग दुनिया जहान की चीजें एज अ गिफ्ट लेकर उस राजा के पास पहुंच जाते थे, चाहे वो हाथी के दांत हो, चाहे वो फ्रेग्रेंसेस हो, चाहे फूल हो, चाहे कलर हो, चाहे लकड़ियां हो, चाहे हनी हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे चंदन की लकड़ियां हो, चाहे काली मिर्च हो, चाहे खूबसूरत पत्थर हो, कुछ भी हो, लोग उनके पास लेकर आ जाते थे। दुनिया जहान के फ्रूट्स लेकर आ जाते थे। मतलब राजा को टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, राजा को तो सब गिफ्ट में मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में किसमें पता चलता है, सिलापदिकरम नाम की एक किताब के अंदर, जो पांड्यन चीफ सेंगुतुवन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज चीफ और चीफडम, बात समझे मेरी। अब चौथी शताब्दी तक आते आते क्या होता है कि चौथी शताब्दी तक कुछ नए राज्यों का भारत के अंदर निर्माण होना शुरू हो जाता है, समझना। अब आ जाते हैं हम 320 से 550 सीई के आसपास। इससे पहले हमने कब से कब तक का पढ़ा टाइम पीरियड, 200 से 300 सीई के आसपास। अब 300 के बाद क्या होता है, 300 के बाद 320 सीई में गुप्ता पीरियड आता है, जब गुप्ताज भारत के इस इलाके में रूल करने लगते हैं। ये देखो, अब इन सबको हटा के कौन आ गए हैं, यहां पर आ गए हैं गुप्ताज, यहां पर आ गए हैं वाकाटकास जो कि ब्राह्मणास थे, यहां पर रूल कर रहे थे शकाज। साउथ इंडिया में आ चुके हैं कालभ्रास। ठीक है, साउथ इंडिया में कौन आ चुके हैं सर, साउथ इंडिया में आ चुके हैं कालभ्रास। Who are here? Sir, here we have कालभ्रा रूलर्स। कौन से रूलर्स सर, कालभ्रा। मतलब ये चेर चोल पांड्य का जो चीफडम है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 300 सी से लेकर 300 बीसी तक ही वो था। तो यहां पर आ चुके हैं कालभ्रास। ठीक है, और नॉर्थ में यहां पर है कुषाणास। अब ये जो गुप्ता आए, इन्होंने चौथी शताब्दी से भारत में रूल करना शुरू किया।
4th सेंचुरी सीई हमें देखने को मिलता है कि गुप्ता भारत में रूल करना शुरू करते हैं। ठीक है, गुप्ता एम्पायर भारत में स्थापित होना शुरू होता है। लेकिन अब ये गुप्ता एम्पायर इतने पावरफुल नहीं थे, पता है। जब तक गुप्ता राजा रूल करने आए, भारत के इस हिस्से में कई सारे छोटे छोटे राजा ऑलरेडी रूल करने लग गए थे। ठीक है, मतलब आप समझो ना कि मौर्यन एम्पायर एक कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एम्पायर, और धीरे धीरे करके कितना ज्यादा टूटता गया वो मौर्यन एम्पायर, और कितने छोटे छोटे राज्यों में बट गया वो। तो जब गुप्ता राजा इस इलाके में रूल करने आए, तो यहां पर ऑलरेडी कई सारे छोटे छोटे राजा रूल कर रहे थे। सपोज यहां पे एक छोटा सा राजा रूल कर रहा है, यहां पे एक राजा रूल कर रहा है, यहां पे एक राजा रूल कर रहा है। इन लोकल किंग्स को बोला जाता था सामंत। सामंत। अब जब गुप्ता यहां पर रूल करने आए, तो गुप्ता के पास दो ऑप्शन थे, या तो इन सभी सामंतों को एक एक करके हराओ, या तो इन सामंतों को अपनी सर्विस में रख लो और इनके हेल्प से रूल करना शुरू कर दो। दूसरा ऑप्शन ज्यादा आसान था, क्योंकि इनके हेल्प से रूल करेंगे तो भाई साहब ये सामंत राजा को मदद भी करते रहेंगे, और राजा को भी कम टेंशन रहेगी साहब कि चलो हर एक को एक एक करके हराना है। अब ये सामंत कौन होते थे? लोकल राजा, जो मेन राजा के अंडर में काम करते थे। इनका क्या मेन मोटिव होता था कि इनको मेन राजा को टैक्स देना है, बिकॉज ऑब्वियसली इनको रूल करने को मिल रहा है अपने इलाके में, और दूसरा एक आर्मी मेंटेन करनी है जिससे कि ये मेन राजा की मदद करेंगे जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। तो गुप्ता राजा अपना रूल कैसे चलाते थे? सर, सामंतों की मदद से। सामंत मतलब लोकल राजा, मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेस। ये लोकल टैक्सेस कलेक्ट करते थे एक एरिया से, और राजा को उसका एक हिस्सा देते थे, और उसी के साथ साथ ये एक आर्मी भी मेंटेन करते थे। ये राजा के प्रति समर्पित, होमेज का मतलब समर्पित होना, सच्चा होना, अपने आप को समर्पित कर देना। ये राजा के प्रति समर्पित रहते थे, और राजा को मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड कराते थे जब भी उसको जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस केस में क्या दिक्कत है? अब मैं किसी की मदद से सरकार चला रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और कभी भी उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, मेरी सरकार कमजोर हो जाएगी, या फिर वो जब भी मौका देखेंगे मुझे हटाने की कोशिश करेंगे, वो खुद राजा बनने की कोशिश करेंगे। तो यही होता था गुप्ता साम्राज्य में। क्या होता था, ये जो छोटे छोटे सामंत होते थे, अगर कभी भी ये देखते थे कि गुप्ता राजा कमजोर हो गया, तो ये खुद राजा बनने की कोशिश करने लगते थे। गुप्ता राजा को हटाकर खुद राजा बनने की कोशिश करने लगते थे, और उस राजा को सामंत बना लेते थे। तो अगर कोई कमजोर राजा आया तो उसके साथ ये होना लाजमी था। पावरफुल सामंतास कुड बिकम किंग्स। पावरफुल सामंत खुद राजा बन जाते थे, और बदले में कमजोर राजा वो सामंत बन जाते थे। बात समझ रहे हो? अब ये देखिए, कुषाण जो रूल करने आए थे, उनके सोने के सिक्के, प्योर सोने के सिक्के, दिस कुषाणास। ये देखो, कुषाण हमेशा आगे अपनी फोटो और पीछे देवता की फोटो, ये कुषाणों के स्टैचू मिले। इससे हमें पता चलता है कि कुषाण कैसे खुद को भगवानों के साथ जोड़ना चाहते थे। अब गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? सर, गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है उस टाइम पे लिखे हुए संस्कृत लिटरेचर से, उनके सिक्कों से, उनके इंस्क्रिप्शन से, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है यूलॉजी, प्रशंसा गान, किसी की प्रशंसा करना। अब देखो, अशोक बहुत पावरफुल राजा था, तो उसको अपना गुणगान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब गुप्ता टाइम तक आते आते राजा बहुत कमजोर हो चुका है, तो उसको अपना गुणगान करने की जरूरत है ना, हल्ला मचाने की जरूरत है कि भाई साहब ये राजा बहुत पावरफुल है, इनसे टकराने की सोचना भी मत, है ना, ये राजा बहुत पावरफुल है, इनसे भिड़ने की सोचना भी मत। इनके सामने दूसरे राजा आके थर थर कांपने लगते हैं, सो यू नेवर थिंक ऑफ फाइटिंग दिस किंग। इनके सामने खड़े होने का सोचना भी मत। तो वो प्रशंसा गीत लिखवा रहे हैं, इन राजाओं के दरबार में कवि जो है इन राजाओं की प्रशंसा गीत लिखवा रहे हैं। ये राजा बड़े हैवी टाइटल ले रहे हैं, महाराजा धीराज, महापरम भट्टारक, महापरमेश्वर, कि भाई सुनने वाला डर जाए। क्यों डराना पड़ रहा है? बिकॉज इनकी सत्ता इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को कहानियां सुनाकर ही डरा दें। तो इस टाइम तक प्रशस्ति लिखी जा रही है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा गान, राजा के प्रेज में लिखी जा रही है, पर्टिकुलरली पोएट्स के द्वारा, है ना, या राजा जिनको अपने दरबार में रखता है उनके द्वारा, पैट्रन्स के द्वारा। अब ऐसी ही एक प्रशस्ति हमें मिलती है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। ये एक पिलर में गुदवाई गई थी, पिलर में लिखवाई गई थी, जिसको संस्कृत भाषा में कंपोज किया था हरिसेन ने। ये हरिसेन कौन है? सर, ये कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त गुप्ता रूलर थे, उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, और माना जाता है कि समुद्रगुप्त सबसे पावरफुल रूलर थे, और हरिसेन उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़कर बड़ाई करते हैं गुप्ता रूलर की। इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर बहुत बढ़ चढ़कर उनकी बड़ाई करते हैं। समझना मेरी बात को, कि साहब माना जाता है कि ये वो राजा हैं जिनका कोई शत्रु नहीं है इस धरती पर, और इन राजा के अंदर इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं कि देवता खुद इनके आगे आकर नतमस्तक हो जाते हैं, कि ही इज पुरुष, ये सुप्रीम बीइंग है, ये इस धरती पर जो भी अच्छा हो रहे हैं उसका कारण है, और बुरे का नाश करने वाले हैं। इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इनका दिल बहुत ही बहुत ही दया भाव से भरा पड़ा हुआ है, बहुत प्रेम है उसके अंदर, बहुत डिवोशन है, ह्यूमिलिटी है। इनफैक्ट इनको 4 देवताओं से कंपेयर किया गया है। कौन से 4 देवता? सर, कुबेर द गॉड ऑफ वेल्थ,
वरुण द गॉड ऑफ द ओशन, इंद्र द गॉड ऑफ द रेन्स एंड यम द गॉड ऑफ द डेथ। कि इन 4 देवताओं की क्वालिटी है समुद्रगुप्त के अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड कितना बढ़ा चढ़ाकर समुद्रगुप्त को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? याद रखना ये 4 गॉड्स 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से गॉड किसके गॉड्स हैं। तो दिस इज हाउ राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। दिस इज हाउ किंग्स आर ट्राइंग टू प्रेजेंट देयर देमसेल्व्स एज सुप्रीम बीइंग्स। अब अ चेंजिंग कंट्री साइड, क्या लोग सच में राजा को ऐसा ही देखते हैं? पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, क्या लोग भी राजा को ऐसा ही देखते हैं? ये तो राजा का पॉइंट ऑफ व्यू देखा हमने कि राजा खुद को महान दिखा रहा है, कि लोग भी राजा को महान मानते हैं। अब देखो, हमें आम लोगों के बारे में यूं तो बहुत जानकारी मिलती नहीं, क्योंकि आम लोग अपने बारे में ज्यादा कुछ लिखते नहीं थे। ऑल्दो कुछ कहानियां हैं, जैसे जातक कहानियां है ना, या फिर पंचतंत्र की कहानियां, जो आम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये जातक बुद्धिज्म की कहानियां, बेसिकली बुद्धिज्म से जुड़ी हुई कहानियां, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन काल की कहानियां बताई जाती हैं। तो ऐसी ही एक जातक कहानी है जो पाली भाषा में लिखी गई थी, जिसका नाम है गंधतिंदु जातक। गंधतिंदु जातक, इस गंधतिंदु जातक के अंदर बताया गया है कि एक बहुत ही चालाक और बहुत ही निर्दयी राजा था, जिसके प्रजा उससे बहुत नाराज थी। तो एक दिन राजा क्या हुआ, रात में निकला देखने के लिए कि मैं जाके देखूं कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। वो छुपकर निकला और वो पहुंचकर देखता है कि गांव के केवल लोग नहीं, कुत्ते बिल्ली जानवर भी उस राजा से परेशान है। लोग गालियां दे रहे हैं राजा को, बोले साहब दिन में तो राजा के दूत आके परेशान करते हैं टैक्स दो, रात में आके चोर परेशान करते हैं, और उस समय राजा हमारा कुछ बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। हमारा तो मन करता है कि छोड़ छाड़ के सब भाग जाए। अब माना क्या जाता है कि जनरली इस समय में यही होता था। राजा हमेशा क्या कोशिश करता था कि अपने खजाने को जितना हो सके भर सके। राजा और उसकी प्रजा के बीच में रिलेशन हमेशा बड़े टेंस्ड होते थे। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा कोशिश क्या करता था, अपने खजाने, कॉफर का मतलब होता है खजाना, वो अपने खजाने को भरता रहे टैक्स ले लेकर, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले लेकर। और किसान बेचारे कितना टैक्स पे करेंगे, वो अपना जीवन कैसे काटेंगे? अब 2 ऑप्शन होते थे किसानों के पास, या तो खेती किसानी सब छोड़ के जंगलों में भाग जाओ और जंगलों में रहना शुरू कर दो, या तो फिर और ज्यादा अनाज उगाओ जिससे राजा के बढ़ते हुए डिमांड्स को फुलफिल कर सके और अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सके। बात समझे कि क्या करें? आप और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएं जिससे कि राजा की जरूरतों को भी पूरा कर सके, अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सके। बट प्रोडक्शन बढ़ाएं कैसे? तो साहब कुछ नई नई स्ट्रेटेजीज निकाली गई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सबसे पहला क्या स्ट्रेटेजी था? माना जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी में एक कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए जिसके चलते खेती बढ़ सके। पहला डेवलपमेंट क्या था कि प्लाउ एग्रीकल्चर, मतलब हल का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। कौन सा हल? सर लोहे के हल का इस्तेमाल। कि ऐसा हल जिसके जो टिप हैं, जिसके जो ऊपर के ये टिप्स हैं, ये लोहे के बने हुए, जिससे कि गहराई से जमीन को खोदा जा सके। आपको पता है कि गंगा और कावेरी नदी के आसपास की जो जमीनें हैं वो बहुत दलदली जमीन है, तो उसको आप लकड़ी के हल से नहीं खोद सकते हैं। आप उसको लकड़ी के हल से खेतों को नहीं जोत सकते हैं, लकड़ी का हल खराब हो जाएगा। लेकिन लोहे का अगर हल होगा तो वो गहराई से जमीन को खोद सकता है। तो पहला डेवलपमेंट क्या हुआ कि 6th सेंचुरी बीसी से आयरन टिप्ड प्लाउशेयर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, खासकर ऐसे इलाकों में जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल थी। दूसरा डेवलपमेंट, दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट क्या था? धान की खेती। इससे पहले गेहूं का ही मेजर प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन अब धान की खेती होनी शुरू हो गई, विच वाज कॉल्ड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? बेसिकली इसमें आपकी चावल के बीज को बो देते हैं, उससे जब छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं तो आप उन पौधों को उखाड़कर ऐसे खेत में लगा देते हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि चावल की, धान की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, चावल की उपजाऊपन बहुत बढ़ जाता है, और दूसरी चीज कि चावल बीमारियों से बहुत जल्दी खराब नहीं होता। दिस इज नोन एज पैडी ट्रांसप्लांटेशन। गंगा वैली और उसके आसपास के इलाकों में धान या चावल की खेती बहुत बड़े स्तर पे होने लग गई। और तीसरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई ये खेती अगर आपको बढ़ानी है, खेती आपको पूरे साल करनी है, तो सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिंचाई या तो बारिश से मिले, लेकिन अगर बारिश नहीं है तो सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लोगों और राजाओं ने सिंचाई की व्यवस्था करनी शुरू की। उन्होंने टैंक्स बनवाने शुरू किए, उन्होंने लेक्स बनवाने शुरू किए, उन्होंने कुएं बनवाने शुरू किए, ताकि साल भर पानी मिलता रहे और प्रॉपर तरीके से सिंचाई की जा सके। जैसे हमें एक ऐसे ही लेक का प्रमाण मिलता है विच वॉज कॉल्ड सुदर्शन लेक। ये गुजरात में एक लेक बना हुआ है सुदर्शन लेक। इसके बारे में हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से, एक शिलालेख से, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसको शक राजा, शक याद है ना, शक रूलर्स, शक राजा रुद्रदमन ने लिखवाया है प्योर संस्कृत में। और इसमें बताया गया है कि एक लेक है जिसका नाम है सुदर्शन लेक। इस सुदर्शन लेक की जो बॉर्डर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, जो इसके इसके आसपास जो पूरा बॉर्डर बनाया गया है, वो क्या हुआ, एक बार तूफान में नष्ट हो गया। ओरिजिनली ये सुदर्शन लेक जो है मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बना था, बट आगे चलकर एक
बहुत तेज तूफान आया जिसमें इसके जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो इसका बॉर्डर्स है, वो टूट गया और ये लेक खराब होने लग गया, पानी पूरा बाहर चला गया। तो रुद्रदमन जिन्होंने इस इलाके पर रूल करना शुरू किया, उन्होंने इस लेक को रिपेयर कराया। क्यों? क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और ये लेक सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। आगे चलकर इसी रॉक इंस्क्रिप्शन में दोबारा से एक और राजा हुए गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने ये लिखवाया कि उन्होंने इस लेक को वापस से रिपेयर कराया था। तो दिस इज हाउ किंग्स यूज टू रिपेयर लेक्स और बिल्ड लेक्स, ताकि लोगों को सिंचाई की व्यवस्था मिलती रहे, सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। बट अब यहां पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? लोहे का हल, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, सिंचाई की व्यवस्था, क्या ये सब लोगों को मिल पा रही है? ये सबको अवेलेबल नहीं हो पा रही है। मेरी बात समझना कि लोहे का हल, इससे खेती तो बहुत तेजी से बढ़ गई, लेकिन आपको लगता है कि ये लोहे का हल सबको अवेलेबल हो गया, सबको मिल गया, लोहे का हल इतना सस्ता था कि सब इसको खरीद पा रहे? नहीं सर, केवल भारत के कुछ ही हिस्सों में कुछ लोग इस लोहे के हल का इस्तेमाल कर पा रहे थे। खासकर जो सूखे इलाके थे, जैसे पंजाब और राजस्थान का इलाका, यहां तो 20वीं शताब्दी तक भी हल का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग खुरपी से ही या कुदाली से ही जमीन को खोदते थे। तो आप कैसे मान सकते हैं कि यहां पर खेती का बहुत तेजी से ग्रोथ होगा? मतलब क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन तो बढ़ा, खेती तो बढ़ी, लेकिन केवल कुछ ही लोगों के लिए। इससे क्या हुआ? गांव के अंदर अंतर आने लग गए। कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ज्यादा खेती करनी शुरू कर दी। बट कुछ लोग अभी भी गरीब हैं, क्योंकि उनके पास छोटी जमीन है, उनके पास हल खरीदने के पैसे नहीं है और वो ज्यादा खेती नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। अब ध्यान से देखिएगा कि ये टेक्नोलॉजीज के चलते खेती तो तेजी से बढ़ी, लेकिन क्या इसके बेनिफिट सबको मिले? नहीं सर। और इसी के चलते क्या हुआ? तेजी से गांवों के अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। गांवों के अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। एक तरफ अमीर किसान, एक तरफ गरीब किसान। बुद्धिज्म के अंदर कई सारी कहानियां मिलती हैं कि एक तरफ बेचारा गरीब किसान, गरीब मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, एक तरफ एक छोटा किसान, और एक तरफ बड़े बड़े किसान जिनके पास बहुत सारी जमीन है। जनरली जिन किसानों के पास खुद की जमीन होती थी, उनके लिए एक शब्द यूज होता था, गृहपति। ओरिजिनली, इनिशियली, शुरुआत में ये शब्द उन किसानों के लिए यूज होता था जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, जो उस पर खेती करते हैं। बट आगे चलकर गृहपति शब्द का मतलब हो जाएगा गृहपति, बड़े बड़े घर का ओनर। और गृहपति मतलब हो गया कि बड़े बिजनेस का ओनर, या जिसके पास ज्यादा जमीन हो, उनके लिए ये शब्द यूज होने लग गया। अब ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, धीरे धीरे करके ये गांव के अंदर और इंपॉर्टेंट होते चलेगा। ये गांव के मुखिया बनने शुरू हो गए और इनके पास और ज्यादा पावर आने लग गई। ये दूसरे किसानों को कंट्रोल करने लग गए। इवन तमिल संगम लिटरेचर के अंदर भी किसानों के बीच में डिफरेंसेस की बात की जाती है कि अलग अलग कैटेगरी के किसान होते थे जो गांव के अंदर रहते। जैसे बड़े बड़े जो किसान होते थे उनको वेल्लालार बोला जाता था, जो छोटे छोटे किसान होते थे उनको उजावार बोला जाता था, और फिर होते थे गुलाम जिनको आदिमाई बोला जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्यों थे? बिकॉज भाई कुछ के पास ज्यादा जमीनें हैं, कुछ के पास कम जमीनें हैं, किसी के पास ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, किसी के पास कम टेक्नोलॉजीज है। इनफैक्ट इस टाइम तक आते आते जमीन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी फिर से, कि भाई खेती कर रहे हो, जिसके पास ज्यादा जमीन वो ज्यादा अमीर। तो हर व्यक्ति अब अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे मनुस्मृति नाम का एक टेक्स्ट है, जो कि भारत का लीगल टेक्स्ट माना जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सी के बीच में। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब हर इंसान अपनी बाउंड्रीज, जमीनों की बाउंड्री बनाना शुरू कर दे। वहीं से तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि जितनी ज्यादा जमीन उतने ज्यादा आप अमीर। तो मतलब जमीन हमारी जितने हमारे नाम पर होगी, उतना वो हमें अमीर बनाएगी, उतना पावरफुल बनाएगी। तो प्राइवेट लैंड या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ कि अब हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाह रहा है, हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करना चाह रहा है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से समाज में उसकी पोजीशन डिफाइन हो रही है। मनुस्मृति में बोला गया कि देखो साहब, हर व्यक्ति को अपनी बाउंड्री को इस तरीके से बनाना है कि कोई दूसरा उस पर कब्जा ना कर ले, और ऐसी चीजों से बनाना है जो खराब ना हो, है ना। ये नहीं कि रेत से बना दी, बारिश हुई, रेत बह गई। कोशिश करो कि बाउंड्री को इस तरीके से बनाओ, या तो हड्डियों के गोबर, मतलब काऊ के गोबर से, या तो भूसे से, है ना, या तो आप मटके के टुकड़ों से, लेकिन बाउंड्री ऐसी बनाओ जो चेंज ना की जा सके, जो खसकाई ना जा सके, जो अल्टर ना की जा सके, क्योंकि जमीन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको सबको बचा के रखनी पड़ेगी अपने पास। बात समझ रहे हो? अब ये गृहपति शब्द की मैं जो बात कर रहा था, यू विल सी हियर कि गृहपति ये मतलब होता है ओनर या मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। बेसिकली जो विमेन, चिल्ड्रन और स्लेव्स और वर्कर्स पर कंट्रोल करता था। बेसिकली एक ओनर ऑफ द हाउस होल्ड, एक घर का हेड, जिसके अंडर में महिला, बच्चे, गुलाम और घर का पूरा सामान है, उसको गृहपति बोला जाता था। आखिरकार लैंड, एनिमल्स और दूसरी चीजें भी उसी गृहपति के अंडर में होती थी। बट आगे चलकर गृहपति शब्द का इस्तेमाल क्यों होने लगा?
ऐसे लोगों के लिए जो अमीर होते थे, जो शहरों में रहते थे, जो व्यापार करते थे, ठीक है, रईस, मर्चेंट्स, व्यापारी, उनके लिए गृहपति शब्द का इस्तेमाल होने लग गया आने वाले समय के अंदर। अब लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स। अब देखो हुआ क्या कि जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, और जमीन का ओनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट सर। अब आपने देखा कि कुछ राजा ऐसे थे जिनकी पोजीशन समाज में कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो उनको चाहिए था लोगों का सपोर्ट। और लोगों का सपोर्ट कैसे मिल सकता था सर? लोगों का सपोर्ट मिल सकता था जब ब्राह्मण उनको सपोर्ट कर दें। मतलब हमेशा से समाज के अंदर ब्राह्मणों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती थी, तो ब्राह्मणों के सपोर्ट से राजा अपनी पोजीशन को बढ़िया कर सकता था, राजा की पोजीशन बढ़िया हो सकती थी। बट ब्राह्मण राजा को क्यों सपोर्ट करेगा? किसी चीज के बदले में। किस चीज के बदले में? जमीन के बदले में। तो राजा ने क्या किया? मंदिरों को जमीन का दान देना शुरू किया, ब्राह्मणों को जमीन का दान ब्राह्मणों को जमीन का दान देना शुरू किया। क्यों? ताकि उसकी पोजीशन अच्छी हो सके, ताकि उसको लोग पसंद करें। होता है ना भाई कि कोई राजा धर्म को सपोर्ट कर रहा है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कोई हमारा मंत्री धर्म को सपोर्ट करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमें लगता है कि भाई ये धर्म को सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा ही व्यक्ति होगा। तो भाई राजाओं ने भी यही पोजीशन अपनाई, उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को जमीन का दान देना शुरू किया, और जमीन के दान से उन्होंने उनका सपोर्ट गेन करने की कोशिश करनी शुरू की। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जमीन वो अमीर, तो मंदिरों के पास बड़ी बड़ी जमीनें आने लग गई, एंड अल्टीमेटली ब्राह्मणों के पास बड़ी बड़ी जमीनें आने लग गई। तो क्या अब वो एक नया ग्रुप बनना शुरू हो गए, जो एक अमीर वर्ग निकल कर आ रहे हैं। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स की गांवों के अंदर अब एक नया अमीर वर्ग निकल कर आ रहा है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और वो कैसे बन रहा है? जमीन के दान से, क्योंकि उसको जमीन का दान मिल रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले जमीन का दान देना शुरू हुआ था सतवाहनों के टाइम पर। ठीक है, सतवाहनों के टाइम पर यह दान दिया जाना शुरू हुआ था, और इनका एविडेंस हमें बेसिकली इंस्क्रिप्शन से मिलता है, शिलालेखों से मिलता है। ओरिजिनली कुछ इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर लिखे जाते थे, कई सारे कॉपर की प्लेट्स पर लिखे जाते थे, जो कि एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन की तरह रखे जाते थे कि साहब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ये जमीन का दान दिया और ये जमीन इस व्यक्ति को बिलोंग करती है। ठीक है, अब ऑल दो ओरिजिनली ये जो दान होते थे या तो ये मंदिरों को दिए जाते थे या तो ब्राह्मणों को दिए जाते थे। मेनली ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में होते थे, लेकिन आगे चलकर 7वीं शताब्दी से आपको देखने को मिलेगा कि इंस्क्रिप्शन संस्कृत के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी लिखे जा रहे थे। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लैंड ग्रांट दिया जाता था इनिशियली, सबसे पहले जो लैंड ग्रांट देना शुरू किया गया वो किसको दिया जा रहा है? मंदिरों को और ब्राह्मणों को। और यहां पर राजा जब दान दे रहा है जमीन का, तो दान देने का मतलब क्या हुआ कि उस जमीन से जो भी टैक्स आ रहा है वो ब्राह्मण या मंदिर रख सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर जो कंट्रोल है वो राजा के पास ही रहेगा। ठीक है, बस लैंड ग्रांट देने का मतलब क्या है, जमीन का दान देने का मतलब क्या है कि उस जमीन पे जो भी खेती हो रही है या वहां पर अगर पहले से किसान रह रहे हैं तो उस जमीन से जितना भी टैक्स आ रहा है वो टैक्स ब्राह्मणों को या किसानों को, मतलब ब्राह्मणों को या मंदिरों को मिल जाएगा। राजा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन हाँ उस जमीन का कब्जा, उस जमीन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें राजा के कंट्रोल में ही रहेगा। अब ऐसे ही एक बहुत ही स्ट्रेंज लैंड ग्रांट का प्रमाण हमें मिलता है प्रभावती गुप्ता के टाइम से। ये प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी की वाकाटकास के साथ, जो कि डेक्कन के रूलर थे, और यह भी माना जाता है कि देवर ऑल्सो ब्राह्मणास। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, प्रभावती गुप्ता के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो प्रभावती गुप्ता खुद वाकाटकास की क्वीन बन जाती हैं, और उसी दौरान प्रभावती गुप्ता जमीन का दान देती हैं। प्रभावती गुप्ता की शादी कहां हुई? वाकाटकास की, जो कि डेक्कन में बहुत पावरफुल थे। अब संस्कृत टेक्स्ट क्या बोलते हैं कि महिलाओं के पास खुद का प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं होता, तो उनको प्रॉपर्टी या जमीन का कोई हक नहीं होता था। लेकिन हमें एक शिलालेख मिलता है जिसमें बताया गया कि प्रभावती गुप्ता के पास जमीन थी और उन्होंने ये जमीन का दान एक ब्राह्मण को दिया था। सो हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजें संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई थी या ब्राह्मण जो नियम कानून बनाते थे तब उसको फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, ये देखो आपको मैं बताता हूं, लुक एट दिस, प्रभावती गुप्ता के लैंड ग्रांट। ये देखिए प्रभावती गुप्ता का जो लैंड ग्रांट है उसमें उन्होंने ग्राम कुटुंबिन मतलब गांव में रहने वाले लोगों को क्या बोला कि साहब आज इस टाइम से मैं इस दांगुना विलेज का दान करती हूं, किसको? चनला स्वामिन को। और आज से चनला स्वामिन इसके मास्टर होंगे, ही इज आचार्य टीचर, और अब से ये इस गांव के मास्टर। और सिर्फ गांव के मास्टर नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसी के साथ साथ मैं उनको इस गांव से टैक्स कलेक्ट करने का हक, इस गांव का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का हक, इस गांव की जुडिशियल व्यवस्था चलाने का हक, हर एक हक मैं चंला स्वामिन को देती हूं। अब से मेरी कोई भी आर्मी इस गांव में एंटर नहीं करेगी। अगर इस गांव में कोई भी सोना या खजाना मिला उस पर मेरा कोई हक नहीं होगा। आई विल नॉट कंट्रोल एनीथिंग विच इज फाउंड हियर। हर एक चीज जो भी अब इस गांव में होगी वो किसके अंडर में है? चंला स्वामिन के अंडर में।
ये इंस्क्रिप्शन लिखा किसने था? चक्रदास ने लिखा था। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कि पहले गांव का दान होता था तो ब्राह्मणों को सिर्फ रेवेन्यू का हक होता था, लेकिन अब जब ये लैंड ग्रांट दिया जा रहा है तो रेवेन्यू के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट्स भी दे दिए जा रहे हैं, मतलब कंप्लीट राइट्स दे दिए जा रहे हैं। तो राजा की सत्ता तो कमजोर होगी ही ना ऐसे में। जनरली ये जो दान दिए जाते थे इनको अग्रहार बोला जाता था। अग्रहार एक ऐसा विलेज होता था जिसमें ऑलरेडी खेती हो रही है और वो ब्राह्मण को दे दिया गया। ब्रह्मदेव क्या होता था? एक ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं हो रही है लेकिन ब्राह्मण वहां पर किसानों को लाकर सेटल कर सकता है और उनसे खेती करा सकता है, और जो भी टैक्स उससे मिलेगा वो सब ब्राह्मण अपने पास रखेगा। इसी के साथ साथ हमें ऐसे टेक्स्ट से यह भी पता चलता है कि इन गांव के अंदर कैसे लोग रहते थे। ठीक है, इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस या दूसरी जो किताबें हैं वो हमें जानकारी देते हैं कि गांव के अंदर कौन लोग रहते थे और क्या क्या काम करते थे। तो बेसिकली ब्राह्मण और किसान तो रह ही रहे हैं, उसी के साथ साथ और भी अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, राइट, अलग अलग प्रकार के। जैसे एक और किताब है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। ये हर्ष चरित्र एक बायोग्राफी है, जीवन चित्र है। ये किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, जो कि कन्नौज के राजा थे। और इस कहानी को, इस बायोग्राफी को लिखा है उनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में। और इसमें बताया गया है कि गांव के अंदर कौन कौन लोग होते। जैसे बताया कि गांव में जंगल होते थे, जंगल के अलावा चावल के खेत होते थे, फिर उन चावल के खेतों के आसपास फसलों को काट कर रखा जाता था। इसी के साथ साथ बताया गया कि गांव के लोग और क्या क्या काम करते थे। तो वी गेट टू नो कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो जंगलों से सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जो बास्केट्स बना रहे हैं, जो क्या कहते हैं, पक्षियों के पंख इकट्ठे करके पंखे बना रहे हैं, जो क्या कहते हैं, वैक्स है ना, मोम का कुछ का सामान बना रहे हैं, मोमबत्तियां बना रहे हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु वर लिविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन विलेजेस। अब देखो, लैंड ग्रांट बहुत बड़े स्तर पे देना शुरू हुआ गुप्ता पीरियड के टाइम पे। गुप्ता राजाओं ने बहुत बड़े स्तर पे जमीनों का दान दिया, और इस समय वो सिर्फ जमीनों का दान केवल ब्राह्मणों और मंदिरों को नहीं दे रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों को भी दे रहे हैं, अपने मंत्रियों तक को जमीनों का दान दे रहे हैं। अब ये जमीन का दान क्यों दिया जा रहा है? जमीन के दान के देने से ऑब्वियसली राजा की सत्ता कमजोर हो रही है, और जिनको जमीन का दान मिल रहा है वो पावरफुल होते जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि साइज ऑफ लैंड और इसी के साथ साथ राइट्स, कि अब उस जमीन के साथ क्या क्या राइट्स दिए जा रहे हैं वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते जा रहे थे। गुप्ता काल तक तो आते आते हर एक प्रकार का राइट जमीन के दान के साथ दे दिया जाता था जिस व्यक्ति को जमीन का दान दिया जा रहा है। और ये जमीन का दान केवल और केवल अब मंदिरों को नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स को भी दिया जा रहा है। अब इतिहासकार इस चीज को लेकर डिबेट करते हैं कि लैंड ग्रांट क्यों दिया जाता था। तो इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे पहली थ्योरी क्या है कि ये राजा की एक स्ट्रेटेजी होती थी कि वो नए इलाकों में एग्रीकल्चर को एक्सपांड कर सके, नए नए इलाकों में खेती को एक्सपांड कर सके। कि पहले किसी को जमीन का दान दे दिया, किसी मिनिस्टर को बोला भाई यहाँ पे खेती करवा, बाद में वो जमीन उससे वापस छीन ली, तो और टैक्स उसको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो लैंड ग्रांट्स थे ये बताते हैं कि राजा की सत्ता कमजोर होती जा रही थी, राजा वीक होता जा रहा था, उसके सामंत उसका विद्रोह कर रहे थे, और विद्रोह को रोकने के लिए, सामंतों को अपने साथ बनाए रखने के लिए, होता ना भाई 10-5 रुपए रख ले साथ में आजा, तो वो करने के लिए राजा जमीन का दान दे रहा है कि साहब जमीन रख लो, बस विद्रोह मत करो प्लीज, है ना। तो वो सामंतों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग मानते हैं कि राजा जो है, कुछ लोग मानते हैं कि राजा खुद को सुपरमैन दिखाना चाहता था। सुपरमैन का मतलब क्या हुआ? सुपरमैन का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वोपरि हूं, तभी तो मैं तुम्हें ये दान दे पा रहा हूं, है ना, मेरी बात समझना, तभी तो मैं तुम्हें ये दान दे पा रहा हूं, मतलब ये पूरी जमीन मेरे अंडर में है और मैं तुम्हें दान दे रहा हूं। तो भाई ये समझो कि मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि ये जमीन मेरी है, तो मतलब सबसे यहां पे सर्वोच्च शक्तिशाली आदमी कौन है? मैं। समझे मेरी बात? बढ़िया। अब लैंड ग्रांट से, ये जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जमीन के दान से, इनसे हमें ये तो है कि काफी सारी जानकारी मिलती है कि किसानों और राज्य के बीच में किस प्रकार के रिलेशन होते थे। इसी के साथ साथ इन गांवों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो इन सामंतों या इन राजाओं से अलग होते थे, जैसे आदिवासी लोग। अब उन पे राजा कंट्रोल नहीं कर पाता, आदिवासी जंगलों में घूमते रहते थे, आप नहीं ढूंढ पाओगे वो कहां कब रह रहे हैं। पास्टोरलिस्ट, चरवाहे, मछली पकड़ने वाले, हंटर गैदरर, शिकारी, है ना, घुमक्कड़ लोग, मोबाइल और सेमी सेडेंटरी, मोबाइल का मतलब घुमक्कड़ और सेमी सेडेंटरी जो एक जगह पर सेटल जिंदगी नहीं जीते हैं, कारीगर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये लोग जनरली एक जगह पर सेटल्ड होकर जीवन नहीं जीते थे। तो ऑब्वियसली हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना या राजा को इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अब आ जाते हैं टाउन्स एंड ट्रेड्स। तो भाई इससे पहले तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े वहां पर हमने पहले एस्पेक्ट को कवर किया, विच वाज पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कि इन 1200 सालों में कौन कौन से राजनीतिक विकास हुए। अब हम बात करेंगे इन 1200 सालों में कौन कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास हुए। तो सबसे पहला 6th सेंचुरी बीसी में दोबारा से शहरों का निर्माण होना शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि 6th सेंचुरी बीसी में इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है, दूसरा शहरीकरण, कि गंगा वैली के इलाकों में
दोबारा से शहरों का निर्माण होना शुरू हो गया था 6th सेंचुरी बीसीई के इलाकों में। टाउन्स एंड ट्रेड, नए नए शहरों का विकास होना शुरू हो गया था इस टाइम पर। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में पहले शहर विकसित हुए थे इंडस वैली के टाइम पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, बट वो नष्ट हो गए थे। दोबारा से शहरों का विकास होना कब शुरू हुआ सर? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। जनरली ये कैपिटल्स होती थी महाजनपद की, राजधानी होती थी, ये शहर बनते थे। और उसके अलावा कुछ जो शहर होते थे वो ऐसे विकसित हुए क्योंकि ये मेन ट्रेड रूट पर इन्वॉल्व थे, जहां से व्यापार होता था। ऑब्वियसली जहां व्यापार हो रहा है वो बड़े बड़े शहर बनेंगे ही। जैसे आप देखो पाटलिपुत्रा, ये समुद्री रास्ते पर लोकेटेड था जहां से व्यापार होता है, मतलब रिवर्स के रूट पर। उज्जैनी, ये जमीनी रास्ते पर लोकेटेड था, यहां से व्यापार होता था। पुहर, यहां से समुद्री व्यापार होता था। मथुरा एक इंपॉर्टेंट शहर था, ये केवल एक ट्रेड सेंटर नहीं था बल्कि कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी सेंटर था। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये रहा पुहर, ये रहा उज्जैनी, ये रहा कन्नौज, ये रहा पाटलिपुत्रा। दीज वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स, क्योंकि यहां से व्यापार भी हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर में। जैसे पाटलिपुत्र की बात की जाए तो हर एक शहर का अपना एक इतिहास है। जैसे पाटलिपुत्र पहले एक गांव था जिसका नाम था पाटलीग्राम, लेकिन 5वीं शताब्दी में जब मगध साम्राज्य का इसको कैपिटल बनाया गया राजगृह से, तब इसका तेजी से विकास होना शुरू हो गया। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ तो धीरे धीरे कर पाटलिपुत्र का भी इंपॉर्टेंस खत्म होने लग गया, क्योंकि अब पाटलिपुत्र की जगह एक नई कैपिटल बननी शुरू हुई, विच वॉज कॉल्ड कन्नौज। माना जाता है कि जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ तो पाटलिपुत्र से इंपॉर्टेंस शिफ्ट होने लग गई कन्नौज की तरफ। और हर्षवर्धन ने, आपने देखा ना अभी, हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, हर्षवर्धन ने कन्नौज को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया था, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड था, तो यहां से आप हर एक इलाके को इजीली रूल कर सकते थे। तो हर्षवर्धन के टाइम तक आते आते पाटलिपुत्रा से कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम पर जब ह्यून-सांग भारत आया तो वो जब पाटलिपुत्र को विजिट करने गया तो उसने देखा कि ये शहर अब खंडहरों में है और ये यहां पर बस बहुत छोटी पॉपुलेशन रह रही है। अब इन शहरों के अंदर रह कौन रहे थे सर? अमीर वर्ग, और उन अमीर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कारीगर। शहरों के अंदर अमीर लोग रहते हैं और अमीर लोगों के लिए भाई बड़े बड़े ब्रांड भी तो चाहिए। आप देखो ना कि ज़ारा, गुच्ची, नाइकी, इन सब का कभी भी कोई आपने शोरूम किसी छोटे गांव में देखा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं गांव वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि गांव के लोग इन सब चीजों में होते नहीं है। दे आर वेरी सिंपल एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। तो आपको कभी भी किसी गांव के इलाके में ये जारा, गुच्ची या ये एडिडास, नाइकी, सबका इन सब का ये सब शोरूम मिलेगा नहीं। उनको गांव वाले लोग आर वेरी हैप्पी, दे आर गुड। उनको पता है टी शर्ट होती है, आप कुछ की भी पहनो, 10,000 की पहनो चाहे 10 रुपए की पहनो, टी शर्ट होती है, तन ढकना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अमीर जो लोग होते हैं शहरों के अंदर दिखावा करने वाले, है ना, तो उनको चाहिए साहब जारा की टी शर्ट, गुच्ची की टी शर्ट। तो भाई वो कहाँ मिलते हैं? शहरों के अंदर। तो इन शहरों के अंदर कौन रह रहे हैं सर? अमीर लोग। और इन अमीरों के लिए ऑब्वियसली सर अमीर चीजें चाहिए, तो इन शहरों के अंदर अमीर लोग तो रह रहे हैं, अमीरों के साथ साथ ऐसे कारीगर रह रहे हैं जो अमीरों के टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे महंगे वस्तुएं बना रहे हैं जो इन अमीरों की इस अमीरी को शो कर सके। आप देखिए कि इन शहरों के अंदर राजा और राजा के मंत्री, मिनिस्टर, ये सब लोग इन सिटीज के अंदर रह रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इन इलाकों से जो सामान मिला है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत महंगे महंगे सामान का इस्तेमाल होता है। जैसे एक सबसे बहुत ही महंगी किस्म की पॉटरी, मटका यूज होता था, मतलब बर्तन यूज होते थे, जिनको नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है, NBPW। माना जाता है ये सबसे प्रीमियम टाइप की बर्तन होते थे, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। बहुत चमकीले और बहुत शाइनी, बहुत स्मूथ बर्तन होते थे, और ये राजा महाराजा इन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, रिच पीपल यूज करते थे। इसी के साथ साथ इन इलाकों से हमें गहने मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, फिगरेंस, वेजल्स का मतलब होता है बर्तन, फिगरेंस का मतलब होता है मूर्तियां, जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। आइवरी क्या होता है? हाथी के दांत, उससे बने हुए ये सामान मिले हैं, विच सजेस्ट कि यहाँ पर पक्का बहुत अमीर लोग होते थे और ये बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे जो बहुत ही प्रीमियम होते थे। ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन शहरों के अंदर कारीगर भी होते थे जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते थे, और ये कारीगर भी ऑब्वियसली बहुत अमीर होते थे क्योंकि इतने महंगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी रिच एज वेल। अब कई बार क्या होता था कि इनिशियली केवल राजा महाराजा ही दान देते थे, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये व्यापारी बहुत अमीर हो गए तो इन व्यापारियों ने भी मंदिरों को दान देना शुरू किया, और हमें कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलना शुरू हुए 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास से, जिनको बोला जाता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो किसी प्रकार के किसी गिफ्ट को रिकॉर्ड करते थे। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? ये किसी प्रकार के गिफ्ट को रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसी धार्मिक स्थल को दिया गया हो। हमें क्या देखने को मिलता है कि अब व्यापारी लोग भी गिफ्ट्स दे रहे हैं मंदिरों को, दान दे रहे हैं मंदिरों को, बिकॉज दे आर वेरी रिच, तो वो भी मंदिरों को बड़े स्तर पे दान वान दे रहे हैं, है ना, डोनेशंस दे रहे हैं वो लोग भी। अब
आगे चलकर क्या हुआ कि इन व्यापारियों ने अपनी एक ग्रुप बना लिया। इन्होंने कहा कि देखो अलग अलग व्यापार करने से अच्छा हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को पता है क्या बोला गया? दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉल्ड गिल्ड। गिल्ड या ऑर्गेनाइजेशन ये होती थी व्यापारी या कारीगरों की ऑर्गेनाइजेशन की। अलग अलग, जैसे मैं मटका बनाता हूं तो मैंने क्या किया, 10 मटके बनाने वालों को और पकड़ लिया और मैंने अपनी एक कंपनी बना ली। हम सब मिलकर मटका बनाते हैं, बेचते हैं, काम चलता है, हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये कहलाती थी गिल्ड या फिर श्रेणी। तो आपको देखने को मिलेगा कि गिल्ड या श्रेणी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी इस टाइम पे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाती थी। ये साथ में रॉ मटेरियल लेकर आते थे, प्रोडक्शन साथ में करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट करते थे, गुड्स के प्राइसेस खुद ही डिसाइड करते थे। एंड दिस इज हाउ शहरों के अंदर ये कारीगरी की एक्टिविटीज तेजी से बढ़ती जा रही है। अब शहरों के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, कपड़े धोने वाले, कपड़े बुनने वाले, लिखाई करने वाले। स्क्राइब का मतलब होते हैं लेखाकार, लेखाकार। इसी के साथ साथ कारपेंटर, पॉटर, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले, पॉटर मटके बनाने वाले, गोल्डस्मिथ सोने का काम करने वाले, ब्लैकस्मिथ लोहे का काम करने वाले, रिलीजियस टीचर्स, व्यापारी, किंग्स। अब जैसे देखो ये एक मूर्ति है जो टूट गई है, लेकिन मथुरा के एक मंदिर में ये मूर्ति गिफ्ट दी गई थी और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ लिखाई की गई है। इफ विल सी प्रॉपरली तो यहां पर कुछ कुछ तो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो उतना क्लियरली आपको नहीं दिख रहा होगा बट यहां पर कुछ तो भी लिखाई की गई है ना, कुछ कुछ तो भी यहां पर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली लिखा क्या हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये मूर्ति का दान किसने दिया है। ये मूर्ति का दान बेसिकली दिया है, ये मूर्ति का दान दिया है एक महिला ने जिनका नाम है नागप्रिय। ये किसकी वाइफ है? ये गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ का मतलब सोने का काम करने वाले व्यक्ति, उसको सोवानिका बोला जाता था उस समय में, उनकी वाइफ है ये। और उनके हस्बैंड का नाम है धर्मक, जो कि एक सोवानिका या सुनार है। तो इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम तक आते आते मेरी जान क्या हो रहा था कि साहब अब ये जो व्यापारी वर्ग है ये भी बड़े स्तर पे लैंड डोनेशंस देना शुरू कर रहा था, मंदिरों को गिफ्ट देना शुरू कर रहा था। अब 6th सेंचुरी बीसी वो समय है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भारत में व्यापार का भी डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू हो गया था। अब व्यापार भी दो टाइप से होता था, जमीनी रास्ते के थ्रू और समुद्री रास्ते के थ्रू। 6th सेंचुरी बीसी से हमें देखने को मिलता है कि लैंड और रिवर रूट्स दोनों से ही व्यापार हो रहा है। जमीनी रास्ते के थ्रू भी व्यापार हो रहा है और समुद्री रास्ते के थ्रू भी व्यापार हो रहा है, ठीक है। आप देखो कि जमीनी रास्ते के थ्रू सेंट्रल एशिया में व्यापार हो रहा है और समुद्री रास्ते के थ्रू अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया में व्यापार हो रहा है। बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में व्यापार हो रहा है। और ये सारे व्यापार से रूलर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, जो राजा होते थे उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि कई बार वो ये व्यापार खुद करवाते थे या जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते थे और बदले में उनसे पैसे लेते थे। अब जैसे अपन मैप में देख लेते हैं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से कि ये देखिए जमीनी रास्ते के थ्रू व्यापार हो रहा है सेंट्रल एशिया से, ये रहा सेंट्रल एशिया और यहां से ये व्यापार इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखिए वेस्टर्न साइड से अरेबियन सी से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका, यहां पर आप देखिए इजिप्ट वगैरह के इलाकों में व्यापार हो रहा है और डायरेक्टली रोमन एम्पायर के साथ व्यापार हो रहा है। यहां पर बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और चाइना के साथ व्यापार हो रहा है। तो दिस इज हाउ दिस ट्रेड वाज बीइंग बीइंग टेकन प्लेस। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि साहब व्यापार दो तरीके से हो रहा है, समुद्री रास्ते के थ्रू और जमीनी रास्ते के थ्रू। हाँ साहब, अब जमीनी रास्ते के थ्रू जो व्यापार करते थे वो पैडलर होते थे। पैडलर समझते हो, फेरी वाले जो छोटे छोटे ठेले लेकर या अपनी दुकानें लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रैवलर्स। या फिर होते थे कारवां। कारवां कौन होते थे? कारवां होता है बड़ा बड़ा ग्रुप, 50-60 लोगों का ग्रुप जो बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। वो अपने बैलगाड़ी, अपने बुलक्स में सामान भरकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो उसको कारवां बोला जाता था। तो पैदल जो व्यापार करते थे वो थे पैडलर्स या फिर कारवां। और जो समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार करते थे, जो समुद्री यात्राएं करते थे, जिनकी यात्राएं बहुत रिस्की होती थी लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल होती थी, ऐसे मर्चेंट्स को मां सत्तुवन बोला जाता था तमिल में, और सेठी बोला जाता था या सातवाहा बोला जाता था प्राकृत में। और ये बहुत अमीर होते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों का व्यापार होता था। आप देखो सॉल्ट हो गया, नमक, अनाज, कपड़े, मेटल, है ना, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, पत्थर, टिम्बर, लकड़ियां, मेडिसिनल प्लांट्स। इनफैक्ट आप देखो स्पाइसेस, खासकर मसाले, उसमें भी खासकर पेपर, मिर्च, ये बहुत ज्यादा डिमांड थी रोमन एम्पायर में, बहुत ज्यादा डिमांडेड थी रोमन एम्पायर में। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, मेडिसिनल प्लांट्स, ये भी रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा डिमांडेड थी और अरेबियन सी के थ्रू होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक ये ले जाई जाती थी। ये देखिए, ये रही अरेबियन सी से, यहां से ये मेडिटेरेनियन ले जाई जाती थी और यही तो रोमन एम्पायर था। याद है ना, 11th में पढ़ा था अपन ने। और ये ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था। इनफैक्ट आप देखेंगे
ये किताब थी जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसको पता नहीं किसने लिखा है, मतलब हमें इसके राइटर का नाम नहीं पता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है समुद्री यात्रा करना, और एरिथ्रियन का मतलब है रेड सी। तो वो इसमें बताता है कि मालाबार, मालाबार क्या है सर? मालाबार इज बेसिकली भारत का ये वाला हिस्सा, यहां से बहुत तगड़ा व्यापार होता था रोम का, और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सामान ले जाए जाते थे। जैसे बताता है पेपर, ठीक है, पेपर दैट इज मिर्च, माला बाथरूम दैट इज सिनेमन, दालचीनी जिसको बोला जाता है। इसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार के पत्थर जैसे एंटीमनी हो गया, कोरल, क्रूड ग्लास, कॉपर, टेन, लेड, ये सारी चीजें मंगवाई जाती थी यहां पर। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार की चीजें ये भारत के हिस्सों से रोमन साम्राज्य में ले जाई जाती थी। इनफैक्ट कोडुमनल नाम की एक जगह थी तमिलनाडु में, वहां पर बहुत सुंदर मनके बनाए जाते थे। प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल समझते हो, मोती, मोती की इंडस्ट्री थी यहां पर, और मोतियों से बहुत खूबसूरत गहने बनाकर ये बेचे जाते थे दूसरे देशों के अंदर। अब माना जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी से व्यापार इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, पता है? क्योंकि इस समय सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इस समय सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस समय कॉइन्स का यूज होना शुरू हो गया था। क्या हड़प्पन सभ्यता के अंदर हम सिक्कों का इस्तेमाल करते थे? नहीं साहब, वहां पर बार्टर ट्रेड होता था, वस्तु विनिमय। बट 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते हमें क्या देखने को मिलता है कि सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। सबसे पहले सिक्के जो भारत में इस्तेमाल होना शुरू हुए, दे वर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो कि सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे, जो कि सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे। माना जाता है ये सबसे पहले सिक्के थे जो भारत के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हुए थे। बट इन सिक्कों के अंदर किसी भी प्रकार से किसी राजा का नाम या चित्र नहीं मेंशन होता था, इसीलिए न्यूमिस्मैटिस्ट जो है, न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने समय के सिक्कों की स्टडी करते हैं, वो न्यूमिस्मैटिस्ट इन सिक्कों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पंचमार्क कॉइन्स में जो सिंबल बने हुए हैं वो किसी राजा का नाम या राजा का चित्र नहीं बताता है। बट हमें यह पता है कि अलग अलग राजा या अलग अलग बैंकर्स होते थे, बैंक वाले लोग होते थे या शहर के लोग होते थे, वो इन सिक्कों को इंट्रोड्यूस करते थे। पहले सिक्के भारत के अंदर जिसमें राजा का नाम या इमेज देखने को मिलती है, उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक्स ने। जो भारत से इंडो ग्रीक, मतलब भारत में आए थे ना इंडो ग्रीक्स, दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने पहली बार ऐसे सिक्के भारत में इंट्रोड्यूस करने शुरू किए थे जिसमें राजा का नाम और चित्र बना हुआ है। माना जाता है इन इंडो ग्रीक्स ने भारत के नॉर्थ वेस्ट में रूल स्टैब्लिश किया था अपना 2nd सेंचुरी बीसी में। देखिए मैं आपको जल्दी से यहां पर बता देता हूं कि इंडो ग्रीक्स कौन है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर ग्रीक्स ऑलरेडी रह रहे थे। अब इन ग्रीक्स के पीछे पीछे आए यहां से पे रहने वाले सीथियंस, जिनको शकाज बोला गया। तो इन सीथियंस ने क्या किया, इन इंडो ग्रीक्स को धक्का मारा, भारत के अंदर घुसेड़ दिया, और फिर ये इनके पीछे पीछे आए। इसी के साथ साथ यहां पर रह रहे थे एक ग्रुप जिनका नाम था पार्थियंस, ये भी इनके पीछे पीछे भारत आ गए। और यहां पर एक ग्रुप रह रहा था जिनका नाम था कुशाणास, ये भी इनके पीछे पीछे भारत आ गए। तो इन्होंने, इन चारों ने मिलकर भारत के इस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया, भारत के नॉर्थ वेस्ट पर रूल करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सिक्के जो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसमें राजा का नाम और चित्र था, वो थे इंडो ग्रीक्स के कॉइन। दिस इज इंडो ग्रीक्स के कॉइन। ये देख रहे हो, राजा का चित्र और राजा का नाम मेंशन है। ये देखो दो अलग अलग स्क्रिप्ट में नाम लिखा हुआ है। माना जाता है भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे कुषाणों ने, और कुषाणों के सोने के सिक्के भी काफी ज्यादा प्योर थे, ठीक है। और इन ये सिक्के माना जाता है कि रोमन साम्राज्य और पार्थियन साम्राज्य के रूलर से मिलते जुलते थे। क्यों? क्योंकि कुषाणों के इनके साथ ट्रेड रिलेशन थे। तो रोमन साम्राज्य और पार्थियन साम्राज्य के सिक्कों से मिलते जुलते थे ये कुषाणों के सिक्के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके ट्रेड रिलेशंस थे आपस में। इसी के साथ साथ गोल्ड कॉइन्स इतनी बड़ी संख्या में मिलने का ये मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के जो राजा थे बहुत प्रॉफिटेबल व्यापार कर रहे थे दूसरे साम्राज्यों के साथ। इसी के साथ साथ हमें रोमन साम्राज्य के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। कहां से सर? साउथ इंडिया से। मैंने आपको बताया था ना कि साउथ इंडिया के जो चेर, चोल और पांड्य थे वो बहुत बड़े स्तर पे व्यापार कर रहे थे रोमन साम्राज्य के साथ। तो बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सिक्के हमें साउथ इंडिया से भी देखने को मिले हैं, गोल्ड कॉइन साउथ इंडिया से भी देखने को मिले हैं, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? सिक्कों की स्टडी करना। जो सिक्कों की स्टडी करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, ठीक है। कॉइन्स को इशू करने का काम किया था इवन ट्राइबल रिपब्लिक्स ने भी। माना जाता है कि गुप्ता काल में कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, जैसे योध्यास जो पंजाब और हरियाणा के इलाके में रूल कर रहे थे। इन्होंने भी अपने कुछ सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे। मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर थे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखो, जब गुप्ताज यहां पर रूल कर रहे थे ना, तो उस समय यहां पर ही, गुप्ताज के रूल के टाइम पर ही, यहां पे कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, आदिवासी रिपब्लिक कबीले रहते थे जिनको योध्यास बोला जाता था। और इन योध्यास ने भी अपने खुद के कुछ सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, बट ये मेनली कॉपर के सिक्के थे। तो कॉपर कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? इन योध्यास ने, गुप्ता काल के समय में।
अब हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत के अंदर सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए थे? सर, भारत के अंदर सबसे प्योर सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे गुप्तास ने। भारत के अंदर सबसे प्योर सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे गुप्तास ने। माना जाता है सबसे प्योर सोने के सिक्के गुप्तास के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनफैक्ट उनके जो सबसे पहले सिक्के थे, जो उनके सबसे अर्लीस्ट सिक्के थे, वो सबसे प्योर सिक्के थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके उनके सिक्के जो हैं, ये देखो, ये पंचमार्क्ड कॉइन्स, किसी भी राजा का चित्र नहीं है, ये योद्धा के कॉइन कॉपर के बने हुए। 6th सेंचुरी सी तक आते आते हमें क्या देखने को मिलता है कि गुप्ता कॉइन्स की इलाकों से सिक्कों की संख्या कम होने लग गई है। द नंबर ऑफ कॉइन्स फाउंड फ्रॉम गुप्ता एम्पायर आर बिकमिंग लेस। अब इसका क्या कारण होगा? तो इतिहासकार फिर अलग अलग कारण देते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था और इसी के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गया था, जिसके चलते गुप्ता सिक्कों में कमी आनी शुरू हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि देखो साहब, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी नए नए राज्यों का ग्रो, अभी भी नए नए शहर ग्रो कर रहे थे और व्यापार अभी भी हो रहा था। इट्स जस्ट कि लोगों को यह समझ आ गया था कि इतने महंगे मेटल को हमें सिक्कों की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें किसी दूसरी वस्तुओं को सिक्कों की तरह इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। देखिए गुप्ता राजाओं के सिक्के। अब आ जाते हैं बैक टू बेसिक्स, वापस से पहले टॉपिक पर कि ब्राह्मी और खरोष्ठी को कैसे पढ़ा गया। तो देखो साहब, माना जाता है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये काखा गाघा पता, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो माना जाता है ये देवनागरी या बंगाली जो स्क्रिप्ट है ना, वो ब्राह्मी से ही निकल कर आई है, कि पहले ब्राह्मी ही लिखी जाती थी, ब्राह्मी से ही प्रेजेंट डे स्क्रिप्ट बनी है। तो माना जाता है कि भारत की जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज होती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकल कर आई है, कि ब्राह्मी से ही देवनागरी बनी है। राइट सर। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर बैकवर्ड काम करना शुरू किया, क्योंकि देखो ब्राह्मी से ही खरोष्ठी निकल कर आई है, मतलब ब्राह्मी से ही देवनागरी निकल कर आई है। देवनागरी हम आज के टाइम पर यूज करते हैं, हाँ सर। तो हम क्या करें, अगर देवनागरी को पीछे की तरफ पढ़ना शुरू करें तो क्या हम ब्राह्मी तक पहुंच जाएंगे? हाँ सर। और हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो मतलब हम समझ जाएंगे कि पहले इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता था। और ऐसे ही तो उन्होंने समझा कि पहले का को ऐसे लिखा जाता था, चा को ऐसे लिखा जाता था, ढा को ऐसे लिखा जाता था, दा को ऐसे लिखा जाता था, माँ को ऐसे और रा को ऐसे लिखा जाता था। तो अब अगर मेरे को ये अक्षर पता है और मैं पीछे की तरफ गया, मुझे ये पता चल गया, तो क्या मैं इन अक्षरों को पढ़ सकता हूं? हाँ सर, पढ़ सकता हूं। सेम तरीके से ब्राह्मी को भी डिसाइफर किया गया कि भाई जेम्स प्रिंसेप ने इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर मॉडर्न डे इंडियन स्क्रिप्ट जैसे बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट को पीछे की तरफ पढ़ना शुरू किया, एंड दैट इज हाउ दे डिसाइफर्ड दी स्क्रिप्ट्स। अब पहले उन्हें लगा कि ये संस्कृत भाषा है, तो उन्होंने उसको उस तरीके से समझने की कोशिश की, बट एक बार जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली तो उन्हें पता चला कि ये संस्कृत नहीं जबकि प्राकृत भाषा है। और जब उन्होंने एक बार ये पता लगा लिया कि ये प्राकृत भाषा है, तो उनके लिए ये जानना और आसान हो गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये काम किया था जेम्स प्रिंसेप साहब ने 1838 में। अब खरोष्ठी की बात की जाए, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में यूज हो रही थी, उसके डिसाइफरमेंट की कहानी थोड़ी सी अनोखी सी है। कैसी अनोखी कहानी है? देखो, आपको पता है कि अशोक का जो मैसेज था, सेम मैसेज दूसरी भाषा में दूसरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, अलग जगह, है ना। मतलब मेरी बात समझना, आई एम हंग्री एंड मुझे भूख लग रही है। अब ऐसा समझो कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत भाषा है। मतलब बात यह है कि भाषा कुछ भी हो, सेम चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, मतलब दोनों का मतलब एक है, बस भाषा अलग हो गई है। और ये चीज से फॉर एग्जांपल मैंने खरोष्ठी स्क्रिप्ट और ग्रीक भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, ग्रीक भाषा में लिखी हुई है। राइट सर। अब खरोष्ठी कैसे डिसाइफर की गई, तो मेरी बात समझना, खरोष्ठी कैसे डिसाइफर की गई? खरोष्ठी डिसाइफर की गई इंडो ग्रीक किंग्स के सिक्कों की मदद से। आपको याद है ना, भारत के नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक किंग थे जिनके सिक्कों में सबसे पहली बार राजा का नाम और राजा का इमेज होती थी। हाँ सर। अभी जो इंडो ग्रीक किंग्स होते थे, इनके जो सिक्के होते थे, इन सिक्कों में पता है क्या होता था? राजा का नाम जो होता था वो ग्रीक और खरोष्ठी दोनों स्क्रिप्ट में लिखा होता था। तो राजा का नाम जो है वो ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखा रहेगा और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी लिखा रहेगा। मेरी बात समझना, ग्रीक और खरोष्ठी दोनों स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अगर किसी को ग्रीक पढ़नी आई तो क्या वो खरोष्ठी पढ़ लेगा? मतलब मेरी बात समझना कि मैंने यहां लिखा आई एम हंग्री और मैंने लिखा आई एम हंग्री। अब किसी को यह पढ़ना नहीं आता लेकिन यह पढ़ना आता है, तो मुझे पता है कि दोनों जगह एक ही बात लिखी है, तो क्या मैं दोनों चीजों को पढ़ सकता हूं? आई एम हंग्री एंड आई एम हंग्री, बस स्क्रिप्ट चेंज हुई है, भाषा सेम है।
बोलो हाँ या नहीं? हाँ। इंडो ग्रीक राजाओं के जो नाम होते थे वो ग्रीक और खरोष्ठी दोनों स्क्रिप्ट में लिखे हुए होते थे। तो जिनको ग्रीक पढ़नी आई क्या वो खरोष्ठी पढ़ लेंगे? जिनको ग्रीक पढ़नी आई क्या वो खरोष्ठी पढ़ लेंगे? हाँ सर। तो मतलब उन्हें ये तो समझ आ गया कि यहां पर लिखा क्या हुआ है, राइट सर। अब यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड फॉर्मर, फॉर्मर मतलब ग्रीक, उन्होंने लेटर्स को कंपेयर किया एंड देन दे अंडरस्टूड कि खरोष्ठी में क्या लिखा है। जैसे ए शब्द जो है वो अपोलोडोटस, अपोलोडोटस कौन है सर? ये राजा का नाम है। ये अपोलोडोटस कौन है साहब? ये अपोलोडोटस कोई और नहीं बल्कि इंडो ग्रीक राजा है। अपोलोडोटस ये एक राजा का नाम है, इंडो ग्रीक राजा का नाम है। तो इंडो ग्रीक राजा का नाम ग्रीक और खरोष्ठी दोनों में अपोलोडोटस ही लिखा होगा ना, ए अक्षर का इस्तेमाल तो दोनों में होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब ग्रीक जो लोग पढ़ सकते तो उन्होंने खरोष्ठी पढ़नी शुरू कर दी और उनको खरोष्ठी समझ आ गई कि यहां पर क्या अक्षर लिखे हुए हैं। एक बार जब जेम्स प्रिंसेप को यह पता चल गया कि इसमें प्राकृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, तो वो अल्टीमेटली खरोष्ठी की भी स्क्रिप्ट को पढ़ पाए कि साहब ग्रीक जो पढ़ सकते थे वो खरोष्ठी समझ गए क्या लिखा हुआ है, खरोष्ठी के अक्षर उन्होंने समझ लिए। और अब मुझे पता है कि यहां पर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि मैंने प्राकृत पढ़ ली है। प्राकृत क्योंकि मैंने क्या बताया कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो हर जगह सेम मैसेज लिखा हुआ है। तो एक बार जब जेम्स प्रिंसेप ने प्राकृत वाले मैसेज समझ लिए तो उसके लिए खरोष्ठी वाले मैसेज समझना आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि खरोष्ठी में भी वही लिखा हुआ है जो प्राकृत में लिखा हुआ है, सेम मैसेज लिखा हुआ है। दिस इज हाउ खरोष्ठी वॉज डिसाइफर्ड। ये देखिए इंडो ग्रीक किंग्स के नाम, एक तरफ ग्रीक में एक तरफ खरोष्ठी में, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? तो देखो साहब, एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन जो होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे हमें क्या क्या प्रमाण मिल सकता है। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैलेंज पता है क्या आया? कि अशोक का नाम डायरेक्टली किसी भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं था, बल्कि टाइटल मेंशन था। क्या सर? देवा नाम पिय, दैट मीन्स देवों का प्यारा नाम, और पियदस्सी दैट मीन्स देखने में प्यारा लगने वाला। लेकिन आगे चलकर 4 जगहों से हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले जहां पर अशोक का नाम भी मेंशन था। ये तीनों कर्नाटका से और ये मध्य प्रदेश से। इन 4 जगहों से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां पर राजा अशोक का नाम मेंशन्ड है इन टाइटल्स के साथ, और तब जाकर हमें पता चला कि ये अशोक के इंस्क्रिप्शन है। से फॉर एग्जांपल हमें कभी ये इंस्क्रिप्शन मिलते ही नहीं, तो क्या हम कभी समझ पाते ये देवा नाम पिय या पियदस्सी कौन था? नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब एक साथ राजा का नाम और ये टाइटल साथ में मिले तो फिर इतिहासकारों ने दोनों इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज, उनकी स्टाइल, उनके कंटेंट को कंपेयर किया एंड देन दे केम टू द पॉइंट कि हाँ साहब इन दोनों में सेम ही बात लिखी हुई है, ये एक ही व्यक्ति के द्वारा इशू किए गए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है हम उनको पूरी तरीके से फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे अशोक जो है एक इंस्क्रिप्शन के अंदर क्लेम करता है, ये देखो देवा नाम पियदस्सी, वो क्लेम करता है कि उनके जो पूर्वज थे उनके पास रिपोर्ट्स को लाने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो अशोक ने पहली बार न्यूज रिपोर्टर्स, पतिवेदकाज कौन होते हैं सर? पतिवेदकाज आर नन अदर बट न्यूज रिपोर्टर्स। पतिवेदकाज कौन होते हैं सर? दीज आर न्यूज रिपोर्टर्स। तो इट इज किंग अशोक जिन्होंने न्यूज रिपोर्टर्स का अरेंजमेंट किया। बट डू यू रियली थिंक इतने बड़े साम्राज्य को बिना न्यूज रिपोर्टर के चला पाना इनके पूर्वजों के लिए आसान रहा होगा? तो कई बार कुछ बातें जो इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई होती हैं हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और इतिहासकार मानते हैं कि या तो ये बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं और ये पूरी तरीके से सच नहीं होती हैं। इनफैक्ट कई बार आप देखोगे कि इतिहासकार शब्द के मतलबों को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, तो उन्हें खुद से उसके मतलब निकालने होते हैं और हमें नहीं पता कि वो मतलब एकदम सटीक है या नहीं है। इसी के साथ साथ क्या अशोक की जो ऑर्डर्स दे रहा है सब इसको पढ़ते थे? क्या सर लोगों को पढ़ना आता भी था? क्या लोग इसको पढ़कर सीरियसली लेते भी थे? है ना? क्या लोग जानते भी थे पढ़ना या क्या लिखाया गया अशोक के द्वारा, या उसको मानते भी थे कि अशोक ने ये लिखवाया है नहीं लिखवाया है? बात समझे? अब कुछ चीजें और भी हैं जो हमें बहुत अजीब लगती हैं। जैसे आप देखो कि क्या ये इंस्क्रिप्शन ऐसी जगहों पे, मतलब ये किन जगहों पे रखवाई गई, है ना? ये इंस्क्रिप्शंस को रखवाने की जगह कैसे डिसाइड की गई कहां रखवाना है? जैसे एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है जिसमें अशोक का दुख व्यक्त होता है उसके कलिंग वॉर के बाद। अब उसने कलिंग वॉर उड़ीसा में लड़ा, जहां पर वो उसने युद्ध लड़ा, वहां पर ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता जहां पर अशोक दुख व्यक्त कर रहा हो उस युद्ध को लड़ने का। लेकिन ये उड़ीसा के दूसरे इलाकों से मिला है, तो अशोक कैसा दुख व्यक्त करना चाह रहा है? बात समझ रहे हो? व्हेन किंग देवानाम पियदस्सी हैड बीन रूलिंग फॉर 8 years, तो कलिंग के साथ उसने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद उसको काफी दुख हुआ, तो उसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धम्म की नीति को अपना लिया और लोगों को धम्म का ज्ञान देना शुरू कर दिया, है ना? राइट सर। और उसने क्या बोला कि अब मैं लड़ाई झगड़ा मार काट सब छोड़कर धम्म की नीति या धर्म की नीति को अपनाऊंगा।
अब अशोक के इंस्क्रिप्शन यूं तो उड़ीसा के बहुत सारे अलग अलग जगहों से मिले हैं, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन जिसमें वो दुख दिखाता है कलिंग वॉर के बारे में, वो इंस्क्रिप्शन हमें उस जगह से नहीं मिलता जहां कलिंग वॉर लड़ा गया था। तो ऐसा क्या है? क्या अशोक सच में इतना दुखी था कि वो लोगों तक अपनी बातें ही नहीं पहुंचाना चाहता था कि मैं बहुत दुखी हूं, या इसका कोई और कारण है? वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर। अब लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शंस की एंड शिलालेखों की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कई बार टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं कि लेटर्स बहुत हल्के हो चुके हैं, या फिर उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ लेटर्स या तो मिसिंग है या तो डैमेज हो चुके हैं। कई बार मीनिंग समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अशोक को सोना पसंद है, कौन सा सोना, गोल्ड वाला सोना, स्लीपिंग वाला सोना। कई बार इंस्क्रिप्शंस के मीनिंग को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी शब्द को किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर मीनिंग के साथ यूज किया गया होगा और हमें नहीं पता वहां पर उसका क्या मतलब है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको मे भी अभी तक खोजा ही नहीं गया हो, और अगर खोज भी लिया गया हो तो उनको पढ़ा नहीं गया हो या ट्रांसलेट नहीं किया गया हो। तो ये भी एक कारण है कि हमें अधूरी पिक्चर मिलती है। मे भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस और एग्जिस्ट करते रहे होंगे, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नष्ट हो गए होंगे, और इसी कारण से हमारे पास अधूरी जानकारी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हर एक चीज जो इंस्क्रिप्शन में लिखी है हम उसको सच नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है वो उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है जिसने इसको लिखवाया है, और उसने केवल वही चीजें लिखवाई हैं जो उसको जरूरी लगती थी। बात समझे? इसमें आम लोगों के आम जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है। सिर्फ जिस व्यक्ति ने उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया है, सिर्फ उसी का माइंडसेट या उसी की थिंकिंग के बारे में हमें इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर से जानकारी मिलती है। बात समझे? तो कभी भी सिर्फ इंस्क्रिप्शन से हम सारी जानकारी नहीं निकाल सकते हैं। उस समय के और भी जो दूसरे सोर्सेज हैं हमें उनके साथ मिक्स करके, जक्स्टापोज का मतलब होता है मिक्स करके, उनके साथ मिलाकर हमें इंस्क्रिप्शन की जानकारियों को रीचेक करना है, और तभी हमें कंप्लीट जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर पाएंगे। अब जितनी भी कहानी है मैं सब आपको बता चुका हूं इस टाइमलाइन में। ये देखो, मैसिडोनिया के राजा का अटैक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण का राजा बनना, कनिष्क का, सतवाहन, गुप्ता एरा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चालुक्यास, हर्षवर्धन, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, तो भाई आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। एक बार इनको भी देख लेना कि कब कब इंस्क्रिप्शंस कब ढूंढे गए, कहाँ कब कौन सा इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मेरी जान। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अब अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।